तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की क्लास में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की जितने भी लिटरेरी मूवमेंट है सारी एक साथ पढ़ेंगे। चाहे वो रोमांटिसिज्म हो, चाहे वो रियलिज्म हो, सर रियलिज्म हो, सिंबोलिज्म हो, ठीक है, मॉडर्निज्म हो, पोस्ट मॉडर्निज्म हो, और जो प्रोनाउंस करने में सबसे ज्यादा मुश्किल है यानी एक्सटेंटलिज्म, कोई सी भी हो, सबके पीछे की अवधारणा पढ़ेंगे। सब किसके बारे में बात करते थे, सब जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके आइडियाज क्या क्या थे, उनके जनक कौन थे, या किस में उनका मतलब किस में इंग्लैंड में या इंग्लिश लिटरेचर में उनको फेमस करने का मेजर हाथ था, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म। देखिए, रोमांटिसिज्म पढ़ने से मैं पहले आपको बता दूं, जो आपने रोमांटिक एज पढ़ी है और जो आप रोमांटिसिज्म पढ़ोगे, दोनों बिल्कुल एक है। ठीक है। रोमांटिक एज का मतलब होता है जिस एज में रोमांटिसिज्म प्रभावी था, या जिस एज में रोमांटिसिज्म मूवमेंट चली थी, उसे ही अपन रोमांटिक एज कहते हैं। ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी वही होगा, 1798 से लेके 1834 के आसपास। ठीक है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखो तो आपको पता है कि कोई भी चीज तुरंत शुरुआत नहीं होती। तो 1780 में लिटरेचर में इसके गुण दिखने लगे थे और ये 1850 तक रहे थे। ठीक है। तो रोमांटिसिज्म है वो ब्रिटेन में आई थी एज ऑफ एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, एज ऑफ रीजन के अगेंस्ट, या आप कह सकते हो नियो क्लासिकल एज के अगेंस्ट। क्योंकि वो लोग बात करते थे कि भाई हर चीज के पीछे तर्क होना चाहिए, लोगों को अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और जो भी आप लिखो उसके पीछे कोई ना कोई मोरल टीचिंग जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो रोमांटिक पोएट थे वो ये सारी चीजें नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि हम अपने इमोशन के बारे में लिखें, इमेजिनेशन के बारे में लिखें, और नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखें। ठीक है। यानी ये मान लो कि जो न्यू क्लासिकल एज वाले थे वो तो चाहते थे कि लोग तर्कपूर्ण बातें करें, है ना, मतलब इस दुनिया की बातें करें, सोसाइटी की बातें करें, सोसाइटी में जो घटित हो रहा है उसे अपन सुधार कैसे सकते हैं, ऐसी बातें करें। लेकिन रोमांटिक वाले कहते थे कि हम ये बातें करते करते बोर हो गए, है ना, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, अपन करेंगे अब नेचर से प्यार, क्योंकि समाज में तो अच्छे लोग हैं ही नहीं। तो ये नेचर की बात करते थे, ये नेचर की ब्यूटी की बात करते थे, ये अपने इमोशन की बात करते थे, है ना। जैसे मान लो किसी के दिल में दुख है, वो बाकी लोगों को नहीं बता रहा है, लेकिन पोइट्री में अब उसके बारे में बढ़ चढ़ कर लिखा जाएगा। ठीक है। तो ऐसी चीजें रोमांटिक एज में बढ़ चढ़ के सामने आई। की फीचर क्या थे ब्रिटिश रोमांटिसिज्म में? देखिए, असल में रोमांटिसिज्म काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन अपने को सिर्फ वो रोमांटिसिज्म पढ़ना है जिसने इंग्लिश लिटरेचर को प्रभावित किया था, यानी जो कहाँ था, जो ब्रिटेन में था। तो रोमांटिसिज्म है वो प्राथमिकता देता है फीलिंग को, है ना, भावनाओं को, और सब्जेक्टिविटी को, है ना। ऑब्जेक्टिविटी होती है सिर्फ काम की बातें करना, सब्जेक्टिविटी होती है विस्तार से बातें करना, आपको नॉर्मली समझाऊं तो, है ना। एक्सपीरियंस ओवर कोल्ड लॉजिक एंड रेशनलिज्म, कि भाई एक्सपीरियंस की बात करो ना, सिर्फ लॉजिक की या तर्क की या रेशनलिज्म की क्या बातें करते हो। ठीक है। इमोशनल डेप्थ एंड पर्सनल एक्सप्रेशन बिकम सेंट्रल इन पोएट्री। इमोशनल डेप्थ, भावनात्मक गहराइयां, और पर्सनल एक्सपीरियंस, जो खुद के अनुभव थे ना, वो लिखे जाने लगे पोएट्री में। सिर्फ लॉजिक की बात नहीं होती थी, सिर्फ ऐसा नहीं कहा जाता था कि पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, लेकिन इस तरह से लिखा जाने लगा कि पानी को उबलते देख मेरे अंदर का गुस्सा भी उबलने लगा था, मैं अब मेरी भावनाओं के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकता था, और जैसे ये पानी भाप बन के उड़ रहा है, उसी तरह मैं नहीं चाहता कि मेरा इस दुनिया में जो एग्जिस्टेंस है वो भी ऐसे ही गायब हो जाए ना। ऐसी बातें किया करते थे। ये तो मैंने अभी ऐसे ही आपके सामने इमेजिन करके आपको एक उदाहरण करने की कोशिश की है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था ये, तो अगर गलती भी हो तो माफ कर देना। ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोमांटिसिज्म का, वो है लिरिकल बैलेड्स। ठीक है। जो किसने लिखे थे? एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे। ठीक है। एस टी कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने साथ मिलकर लिखे थे, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है? लाइन रिटर्न ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे एक्सप्लोर इनर इमोशन एंड रिस्पॉन्स। सीधी सी बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही टिंटन एबे लिखा हुआ था, तो वो भी रोमांटिसिज्म का एक अच्छा उदाहरण था, है ना। वर्शिप ऑफ नेचर, nature was seen as a spiritual, sublime and restorative। ठीक है। ये नेचर को ही सब कुछ मानते थे। ठीक है। ये नेचर के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते थे। आपको इसमें ऋतुओं की बहुत ज्यादा बातें मिलेगी, पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा मिलेगी, फूल खिलने की बहुत ज्यादा बातें मिलेगी। इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हीलिंग एंड मॉरल ट्रूथ। और यही है
वो स्रोत बन गया था किसका, इंस्पिरेशन का। ठीक है, यानी भाई जिसको देख के जो पोएट्स थे उनको आइडियाज आते थे, नेचर को देख के पोएट्स को आइडियाज आते थे, उनके मन का दुख है वो यहाँ पे हील हो जाता था, सही हो जाता था। ठीक है, और मोरल ट्रूथ जो नैतिक सच्चाई है वो उनको असली सी नहीं लगती थी नेचर के अंदर। नेचर वॉजंट जस्ट सीनरी, इट वॉज मिस्टिकल पावर। ये सिर्फ नेचर को सीनरी की तरह नहीं देखते थे, ये सोचते थे कि नेचर में एक शक्ति है जो अपने को इंस्पायर करती है, अपने को चलाए रखती है। एग्जाम्पल, वर्ड्सवर्थ कॉल्ड नेचर द एंकर ऑफ प्योरेस्ट थॉट इन टिंटन एबे। टिंटन, देखो एंकर क्या होता है, एंकर होता है जहाज का हल, जो जहाज को रोके रखता है। तो ये कहता है कि जो भाई वर्ड्सवर्थ कहता है जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो मेरे जितने भी प्योरेस्ट, जितने भी पवित्र, जितने भी प्योर थॉट है ना, उनका एंकर है। यानी उनको रोके रखता है, वो उनको जनरेट करता है, उनको स्थायी रखता है। इमेजिनरी एंड क्रिएटिविटी, सीधी सी बात है कि इमेजिनेशन व्यूड एज डिवाइन फैकल्टी कैपेबल ऑफ रिवीलिंग हायर ट्रूथ। कि भाई ये क्या है, नेचर से बात करते थे। अब देखो सीधी सी बात है कि कोई बंदा नेचर में बैठा है, तो अब जब भी आप कभी अकेले बैठोगे ना, आपको अलग अलग तरह के ख्याल आने लगेंगे। कभी जाके जंगल में, अगर आपके आसपास जंगल है तो जंगल में बैठ के देखना, या आपके पास कहीं रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में बैठ के देखना। आपको ऐसे मतलब अचानक आपको ऐसे लगेगा कि आप है ना, जैसे बाढ़ आ गई है, ख्यालों की बाढ़ आ गई है। मतलब अचानक दिमाग में अलग अलग आइडियाज आने लगते हैं, थॉट आने लगते हैं। तो ये कहते हैं, जो रोमांटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये सारे थॉट्स है ना, ये जो मदर नेचर है ना, यानी जो प्रकृति आती है। पोइट सेलिब्रेट फैंटेसी, ड्रीम एंड सुपरनेचुरल। पोइट थे, वो सेलिब्रेट करते थे, यानी वो फैंटेसी के बारे में लिखते थे, वो ड्रीम्स के बारे में लिखते थे, सपनों के बारे में लिखते थे। और सुपर नेचुरल एनिमल, भूत पिशाच, या मान लो कि अ, आत्माएं, परियां, ठीक है, फरिश्ते, इन चीज़ों के बारे में रोमांटिक एज में बहुत ज़्यादा लिखने जाने लगा। ठीक है, एस टी कॉलेज ने लिखा था कुबला खान। ठीक है, कुबला खान लिखा था, इज ए ड्रीम लाइक मिस्टिकल पोएम फुल ऑफ इमेजिनेटिव पावर। तो जो कुबला खान है ना, वो एक सपने की तरह ही लिखी गई है। ठीक है, उसमें भी जादू की बातें हैं, इमेजिनेटिव पावर है, बहुत कुछ है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ कॉमन मैन एंड रूरल लाइफ। देखिए असल में प्रकृति के बीच कौन रहता है, एक शहरी आदमी रहता है या एक गांव देहात का आदमी रहता है। तो सीधी सी बात है कि भाई एक गांव देहात का आदमी प्रकृति के बीच ज्यादा रहेगा। तो रोमांटिक एज में कॉमन मैन, आम आदमी की बात ज्यादा होती थी। और रूरल लाइफ यानी जो देहाती चीजें होती थी, जैसे गडरिए हो गए, किसान हो गए, ठीक है, खेतीहर हो गए, गांव के लैंडस्केप, गांव की सीनरियां हो गई, उनके बारे में ज्यादा लिखा जाने लगा था। दे बिलीव्ड द ट्रू विजडम ले इन सिंपल नेचुरल लिविंग। उनका मानना था कि असली जिंदगी तो यही है, यानी क्या, गांव में रहना, प्रकृति के बीच रहना, प्रकृति से जुड़े रहना, है ना। वर्ड्सवर्थ माइकल, ठीक है, टेल्स द ट्रेजिक टेल ऑफ ए रूरल शेफर्ड एंड हिज फैमिली। वर्ड्सवर्थ का एक कृति है माइकल, जिसमें वो बताते हैं एक अनहोनी किसके बारे में, शेफर्ड और उसकी फैमिली के बारे में, यानी गडरिए और उसकी फैमिली के बारे में। ठीक, इंडिविजुअल एंड पर्सनल फ्रीडम, है ना। रोमांटिक सेलिब्रेटेड द सेल्फ, है ना, नॉन कॉन्फॉर्मिटी एंड पर्सनल फ्रीडम। तो देखो रोमांटिसिज्म है वो पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं, यानी मेरे को अच्छा क्या लगता है, मेरे को प्रकृति में क्या देखना पसंद है, मैं प्रकृति से कैसे बात करता हूँ, प्रकृति मेरे से कैसे बात करती है, जब मैं प्रकृति में बैठता हूँ तो मेरे मन में कैसे ख्याल आते हैं। तो जो वन सेल्फ है, जो अपने बारे में है, या किसी एक इंसान की पर्सनल फ्रीडम है, वो रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, लोग अपने बारे में ज्यादा लिखने लगे, अपने ख्यालों के बारे में ज्यादा लिखने लगे। पोएट चैलेंज अथॉरिटी, रिलीजन एंड सोशल कन्वेंशन। अब जो पोएट थे वो न तो अथॉरिटी के बारे में लिखते थे, न वो अथॉरिटी को मानते थे। रिलीजन, देखो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पुराने समय से आप नए समय में आओगे ना, तो धर्म है ना, धर्म, उस पर विश्वास लोगों का कम होता होता जाएगा। क्योंकि जैसे अपन ने पीछे लिटरेचर पढ़ी तो अपने को पता चला कि यार मॉडर्न एज तक आते आते तो लोग लगभग नास्तिक ही बन गए। आगे आप पढ़ोगे एक्सटेंटलिज्म, वो तो नास्तिकवाद की ही एक शाखा है ना। तो लोग धीरे धीरे ना धर्म से लोगों का विश्वास उठने लगा था, तो सीधी सी बात है धर्म के खिलाफ लिख रहे थे लोग। और सोशल कन्वेंशन, जो समाज की रूढ़िवादी सोच है, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने खूब लिखा। उदाहरण देख लो, है ना, लॉर्ड बायरन्स बायरोनिक हीरो, है ना, बोर्डिंग रेबेलियस एंड डेफिनेट। तो देखो लॉर्ड बायरन ने एक हीरो का इजाद किया था जिसे बोलते थे बायरोनिक हीरो, है ना। वो हीरो, वो नायक क्या करता था, वो नायक क्या होता था, वो ब्रोड होता था। ठीक है,
वो रेबेलियस होता था, यानी विरोधात्मक प्रवृत्ति का होता था। वो समाज के कहे पे नहीं चलता था, अपनी मन की आई करता था, ठीक है। वो लोगों से डिफरेंट होता था, लोगों की सोच से डिफरेंट होती थी, ठीक है। एक तरह से समाज उसे बुरी नजर से देखता था, लेकिन समय के साथ साथ यह साबित हो जाता था कि हाँ, वो बिल्कुल सही आदमी है और उसके उठाए हुए कदम उठाने जरूरी थे। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी मैं तेरा हीरो, उसमें जो शीनू का रोल अपने वरुण धवन जी ने निभाया है, तो आप उस मूवी में देखोगे कि वो कैसे एक रेबेलियस बच्चा होता है, लेकिन फिर भी उसका वो रेबेलियस बना आगे जाके काम आ जाता है। फैसिनेशन विद सुपरनेचुरल एंड मिस्टीरियस, है ना, मिस्टीरियस कि सुपरनेचुरल एलिमेंट जो परालौकिक घटनाएं हैं वो ज्यादा होने लगी थी पोइट्री वगैरह में। लॉजिक की बात नहीं होती थी, यानी साउथ वाली मूवीज आ गई थी, एक मुक्की के साथ चार चार बंदे उड़ते थे, ठीक है। और मिस्टीरियसरिज्म बहुत ज्यादा आ गया था, जैसे गोस्ट हो गए, खंडर हो गए, और जैसे रूइंस हो गए, ऐसी चीजें, डार्क लैंडस्केप, अंधेरी जगह ज्यादा दिखाई जाने लगी, भूत प्रेतों की बातें ज्यादा होने लगी। आप आगे जाके गोथिक मूवमेंट पढ़ोगे, वो भी इसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है, इसी से निकली हुई है, इसी की एक ब्रांच है, रोमेंटिसिज्म की एक ब्रांच बोलते हैं अपन गोथिसिज्म को या गोथिक मूवमेंट को। एग्जाम्पल बात करते हैं, कोलरिज का जो द राइम ऑफ द एशियंट मरीनर है, वो फीचर करता है भूतों को, श्राप को, कर्सेस को, एंड सुपरनेचुरल इवेंट्स, और जो अलौकिक घटनाएं समुद्र में घटती है उनके बारे में, ठीक है। पास्ट के बारे में ज्यादा बात होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ला बेले डाम सेंस मर्सी, है ना। ये क्या है, एक मिडीवल इंस्पायर्ड बैलेड है जिसमें एक ऐसी औरत की बात करती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तो उस कविता का नाम ही है कि एक खूबसूरत औरत बिना दया के, ठीक है। मेलनकली, पैसिसिज्म, अकेलेपन की बात होती है, इससे ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि मतलब कृतियों के बारे में नहीं पूछेंगे, इस खुद के बारे में पूछेंगे कि भाई अकेलेपन के बारे में, नेचर के बारे में, गोस्ट्स के बारे में, ठीक है, और मिस्ट्रीज के बारे में किस मूवमेंट में लिखा जाता था, या इस चीज को कौन सी मूवमेंट सपोर्ट करती है, तो अपना उत्तर होगा रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। आगे चल, है ना। अब बात करते हैं गोथिक मूवमेंट की, ठीक है, गोथिक मूवमेंट की। गोथिक मूवमेंट लिटरेचर में कैसे आया, क्यों आया, और इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता था, ठीक है, कैसी ये बातें करते थे, सब बात करते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, गोथिक मूवमेंट से आपको पता चल गया होगा गोस्ट के बारे में, है ना। गोस्ट, है ना, गोस्ट, गोथिक मूवमेंट से आपको गोस्ट के बारे में पता चल गया होगा। तो देखो, यानी डरावना, सीधी सी बात है, गोथिक मूवमेंट का मतलब होता है डरावना। ये सिर्फ भूतों के बारे में नहीं होती थी। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, अगर अपन बात करें तो, मतलब डरावना माहौल होना चाहिए, जरूरी नहीं हो उसमें भूत हो। जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, कोई अकेली जगह पे लाके किसी लड़की का मर्डर कर दिया और उसके पीछे की मिस्ट्री चल रही है, तो वो भी गोथिक मूवमेंट के अंदर आएगी, है ना। सिर्फ भूत प्रेत तक लिमिटेड नहीं है। बस गोथिक मूवमेंट तब माना जाएगा जब डरावने कासल हो, ठीक है, डरावनी सेटिंग्स हो, तब अपन मान लेंगे कि हाँ, ये जो किताब है या ये जो जैनर है वो गोथिक मूवमेंट के अंदर में आता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। गोथिक मूवमेंट बिगेन इन लेट 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन। 17वीं सदी के अंत में, यानी जब रोमांटिसिज्म शुरू हुआ था, तो तब उसके आसपास ये अपना गोथिक मूवमेंट शुरू हुआ, है ना, अराउंड 1760, है ना, एंड इन्फ्लुएंस लिटरेचर वेल इनटू 19th सेंचुरी। और 19वीं सदी तक ये लिटरेचर को इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। इट लेटर डेवलप्ड यूनिक फॉर्म्स इन अमेरिकन लिटरेचर, स्पेशली इन सदर्न गोथिक। और हुआ क्या कि अमेरिका में तो इसकी और शानदार शानदार शाखाएं निकल के आई। तो भाई गोथिक लिटरेचर है क्या, पहले वो बात कर लेते हैं। गोथिक लिटरेचर ब्लेंड्स हॉरर, मिस्ट्री एंड रोमांस एंड सुपरनेचुरल। कि भाई जो गोथिक लिटरेचर होता है वो डर को यानी हॉरर को, मिस्ट्री को यानी रहस्य को, रोमांस को यानी प्यार को, और नेचर को एक चीज में मिला लेता है ना, यानी इन सब का मिला जुला रूप ही गोथिक लिटरेचर है। ऑफन सेट इन डार्क डिकेइंग प्लेसेस, अंधेरे टूटे फूटे खंडरों में अक्सर ये स्टोरी है वो परफॉर्म होती है। इट एक्सप्लोर ह्यूमन फियर, है ना, ह्यूमन फियर, इमोशनल, क्या है ये, इमोशनल एक्सट्रीम एंड साइकोलॉजिकल टेंशन। तो इंसानी डर का और उसके मतलब जो इमोशनल की गहराइयां हैं, इमोशन की गहराइयां हैं, उनके बारे में बात होती है। और साइकोलॉजिकल टेंशन, यानी कि जैसे ये मान लो, आपको कैसे बताऊं, जैसे आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें हीरो या हीरोइन दोनों में से कोई एक या दोनों ही समुद्र में खो जाते हैं। अब जैसे सामने से शार्क आ रही है, बड़ी मछली आ रही है, उनको खाने आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब वो मछली पास में आई और
उस मछली ने हीरो या हीरोइन में से किसी एक को जख्मी कर दिया। अब ये चीज है कि 2 दिन के अंदर या तो वो हॉस्पिटल जाएंगे या वो मर जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल टेंशन है एक तरह से, है ना। ये एक तनाव है जो समय के साथ आता है। तो ये भी मूवीज में काफी ज्यादा यूज होता है और गोथिक लिटरेचर भी इसका खूब यूज लेता है। देखो, जब तक आप लिटरेचर को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मान लो ये तो आप रट लोगे कि किसने क्या लिखा, लेकिन आप ये नहीं रट पाओगे कि भाई कौन सा मोमेंट है वो किस आइडियोलॉजी के साथ है। तो वो चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। की फीचर्स ऑफ गोथिक मूवमेंट, गोथिक मूवमेंट के की फीचर क्या क्या है। डार्क एंड मिस्टीरियस सेटिंग, सीधी सी बात है, पुराने खंडर, ठीक है। पुराने खंडर हो गए, घाटियां हो गई, या कोई मतलब पुराना महल है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी जिसकी अपन बात करते हैं, भूल भुलैया। भूल भुलैया में एक पुराना महल होता है जिसमें एक, क्या बोलते हैं, आत्मा होती है, ठीक है, एक बंदे की या चंद्रमुखी की आत्मा होती है जो लोगों को डराती है। तो पुराने महल, उस महल पे पड़े हुए शराब, ठीक है, या फिर उस महल के कोई रहस्य, वो गोथिक लिटरेचर में खूब ज्यादा यूज किया जाता है। अमेरिकन गोथिक में क्या होता है, आइसोलेटेड हाउस यानी आबादी से दूर घर, वो भी भूतिया, है ना। स्वाम्प्स यानी जंगल, और डिकेइंग सदर्न टाउन्स, और खंडर होते हुए सदर्न टाउन्स, ठीक है। ये किसका एलिमेंट है, ये अमेरिकन लिटरेचर का या अमेरिकन गोथिक लिटरेचर का एलिमेंट है। सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल एलिमेंट का मतलब भूत, चुड़ैले, श्राप, वेम्पायर, ड्रेकुला, बड़े दांत वाले जो लोगों का खून पीते हैं, और स्ट्रेंज फिनोमिना या ऐसी घटनाएं जिनको समझाया नहीं जा सकता, है ना। दी में रिप्रेजेंट इनर फियर और साइकोलॉजिकल स्टेट। अब ये चीजें क्या दर्शाएगी, इंसान का डर दर्शाएगी, और उसके दिमाग में जो साइकोलॉजिकल टेंशन चलती है वो दर्शाएगी। एटमोस्फियर ऑफ हॉरर एंड डेड, एटमोस्फियर कैसा रहेगा, डरावना रहेगा और मौत का डर रहेगा। जैसे आप नहीं देखते, मेरे एक बात बताओ, मेरे एक बात समझ में नहीं आता, जैसे आपने आज तक जितनी भी डरावनी मूवी देखी है, बहुतों में क्या होता है, एक फैमिली आती है और एक घर में रहने आती है वो फैमिली, ठीक है। उस घर में दीवार पे लिखा हुआ मिलता है उनको, जरूर मिलेगा मूवी में कभी ना कभी, कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस घर को छोड़ दो। अब मेरे समझ में नहीं आता कि यार क्या चीज एक इंसान को उसकी जिंदगी से ज्यादा प्यारी। मेरे को कहे तो मैं तो पहले सेकंड में बैग पैक करूँ वहां से निकलूं। जब आपको पता ही चल गया है कि भूत है तो फिर क्या करना, पता नहीं क्या है। टिपिकली, है ना। आप देखो, स्टोरीज आर फिल्ड विथ सस्पेंस, फियर एंड सेंस ऑफ डूम। ये देखो, आप जब भी गॉथिक मूवमेंट को पढ़ो ना तो कोई ना कोई, जैसे 1920 एक मूवी है इंडिया की, है ना, बॉलीवुड मूवी है जो काफी अच्छी है, वो देख लेना, अच्छी है, काफी अच्छी है। मतलब भूत भूत के मामले में इंडिया में कोई सबसे बेस्ट पिक्चर बनी है तो वही है 1920, ठीक है ना। स्टोरीज आर फेल्ड विथ सस्पेंस, फियर एंड ए सेंस ऑफ डूम। की स्टोरी में आपको डर मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, और मौत का एक डर मिलेगा, ठीक है। often include storm, darkness and creepy sound to build tension। और ज्यादातर क्या होगा, तूफान आते हुए दिखाई देंगे, अंधेरा दिखाई देगा, और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देगी टेंशन बिल्ड करने के लिए, है ना, आपको डराने के लिए। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड मैडनेस। देखो एक बात बताऊं, मेरे को डर नहीं लगता, ठीक है, न रात को लगता है न दिन को लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हॉरर मूवीज नहीं देख सकता। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज तक मैंने एक भी हॉरर मूवी नहीं देखी। बाकी मैं रात तक मतलब लेट तक दोस्तों के साथ घूमता हूँ, और भाई हंसी मजाक भी करते हैं कभी रात को। जैसे हमारे घर के ठीक सामने, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा घर, गली और घर के ठीक सामने शमशान घाट है, ठीक है। और उस शमशान घाट के साइड में क्या है, कब्रिस्तान है। मतलब ये मेरे घर का सीन है, लेकिन फिर भी हमको डर नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं हॉरर मूवीज नहीं देख सकता, पता नहीं क्यों, ठीक। बात करते हैं आगे, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड मैडनेस। कैरेक्टर एक्सपीरियंस इन टर्मोइल, मेंटल इंस्टेबिलिटी एंड ऑब्सेशन। ठीक है, वही बात है कि डर से कोई पागल हो जाएगा, है ना, लोगों के दिमाग में द्वंद्व चल रहे होंगे। रियलिटी इज ऑफन ब्लर्ड विथ हेलुसिनेशन और फियर। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, डर के कारण, ठीक है। डीके और रूइन, वही बात है कि जो कहानी घटित होगी या तो वो किसी पुराने महल में या किसी पुराने खंडर में होगी, ठीक है। द सबलाइन, नेचर इज वास्ट, पावरफुल एंड टेरिफाइंग। कैरेक्टर्स फील awe,
और फियर व्हेन फेस्ड विद स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स और विल्डरनेस। सीधी बात है कि नेचर है वो बहुत बड़ा है, पावरफुल है और डरावना है। कैरेक्टर है वो डर महसूस करेंगे जब कभी भी वो या तो तूफान आएगा, कोई माउंटेन आएगा या कोई जंगल आ जाएगा, तो वहां डर का महसूस होगा। अब ये इंपॉर्टेंट नोट सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। द गोथिक जेनर इज नॉट जस्ट अबाउट गोस्ट और हॉरर। जो गोथिक जेनर है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भूत और डर, है ना। इट यूजेस फियर एंड डार्कनेस टू एक्सप्लोर डीप ह्यूमन इमोशन एंड सोशल इश्यूज। ये क्या करता है कि डर और डार्कनेस का यूज करता है इंसान के इमोशंस की, उसकी भावनात्मक गहराइयों में जाने के लिए और समाज में जो इश्यूज मौजूद हैं उनको एड्रेस करने के लिए, सच एज सिन, है ना, repression and a madness and the unknown, जो अनजान है लोग जिससे, है ना। जैसे एक हॉलीवुड की मूवी है, मतलब तुम लोग देख ही नहीं सकते, मैं गारंटी देता हूँ, SAW, ठीक है, साउ। तुम देख ही नहीं सकते इस मूवी को, मैंने तो नहीं देखी है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं देखी है। इसमें वो होता है जैसे मतलब इंसान, जिंदा इंसान के हाथ काट रहे हैं, नाड़ काट रहे हैं, ठीक है, पेट काट के आंतें बाहर आ गई, खून ही खून चारों में। तो ये ऐसी मूवी है। तो ये भी क्या है, ये भी हॉरर जेनर के अंदर आती है ना। तो देखना चाहो, अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो यू आर वेलकम। अब कुछ फेमस कृति पढ़ लेते हैं जो इन्होंने फेमस किया था किसको, आपके इसको गोथिक चैनल को। तो सबसे पहले बात आती है होरस वॉलपोल की, है ना, होरस वॉलपोल की, जिन्होंने लिखा था द कासल ऑफ ओट्रेंटो। कब लिखा था? 1664 में, द कासल ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, क्या लिखा था? होरस वॉलपोल ने लिखा था द कासल ऑफ ओट्रेंटो। तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक बताऊं कि कासल में आप कैसे जाओगे, महल में आप कैसे जाओगे, घोड़े से। तो द होरस, होरस वॉलपोल यानी द कासल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। अब ये फर्स्ट गोथिक नॉवल था, तो आपको इसे याद रखना है कि ये फर्स्ट गोथिक नॉवल था, है ना। तो फर्स्ट गोथिक नॉवल क्या था? द कासल ऑफ ओट्रेंटो बाय होरस वॉलपोल, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस हॉन्टेड कासल्स, फैमिली कर्सेस एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट। फिर बात करते हैं एन रेडक्लिफ की। इन्होंने लिखा था द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। ये भी आपको याद रखना है, एन रेडक्लिफ, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, ठीक है। Popularize the Gothic genre with emotion suspense, blended terror with rational क्या है ये, explanation for supernatural event। मतलब जो supernatural event होते हैं उसमें इनका तार्किक जवाब दिया हुआ है, ठीक है। मेरी शैली, मेरी शैली ये किसकी बीवी थी? पीबी शैली की बीवी थी, ठीक है। इन्होंने लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन। मतलब फ्रैंकेनस्टाइन आप मतलब बहुत ज्यादा मशहूर है, आप इसकी थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेना, आपको मजा आएगा। फ्रैंकेनस्टाइन ये वैज्ञानिक होता है, वो क्या करता है कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है। फिर वो इंसान है वो अकेला पड़ जाता है दुनिया में, क्योंकि गांव वाले उसे मारने को पीछे भागते हैं, लोग उसे परेशान करते हैं। तो फिर क्या करता है कि वही साइंटिस्ट एक औरत और बना के देता है इसको, है ना। तो काफी अच्छी स्टोरी है, पढ़ना। और फिर आती है मैथ्यू लुइस की द मॉन्क। ये भी बहुत शानदार है, ठीक है, इसको भी पढ़ना। शॉक्ड रीडर विद वायलेंट सुपरनेचुरल एंड टबू थीम्स। इसमें तो भयंकर खून खराबा है, भयंकर स्लॉटरनेस है, ठीक है, किसमें? मैथ्यू लुइस के द मॉन्क में। तो याद रखना, ठीक है। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, है ना, इन्होंने लिखा था डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, ठीक है, ये किसने लिखा था? रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। क्या लिखा था? डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, ठीक है। जे को किल करके हाइड हो गया, ठीक है, जे को किल करके रॉबर्ट है वो हाइड हो गया। जे को किल करके रॉबर्ट है वो हाइड हो गया, ठीक है। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, मिस्टर जैकल, सॉरी, डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, ठीक है। फिर ब्रैम स्टोकर ने लिखा था ड्रैकुला। अब आप ड्रैकुला को सुनते होगे, है ना, ड्रैकुला को सुनते होगे, वो जो बड़े दांत वाला है, रात को आता है, खून पीता है। तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, इन भाई साहब ने ही उनको सबसे पहले बताया था। तो ड्रैकुला कौन है? ब्रैम स्टोकर की एक नॉवल है ड्रैकुला, जो उन्होंने 1897 में लिखा था, है ना। डिफाइंड द मॉडर्न वेम्पायर मिथ मिक्स्ड विद विक्टोरियन फियर्स विद सेक्सुअलिटी एंड डेथ, है ना। आगे चलते हैं, यूएस गोथिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यूएस गोथिक यानी अमेरिका में जो गोथिक लिटरेचर होता था उसकी बात कर लेते हैं। अर्ली 19th century to mid 19th century with
सदर्न गोथिक इन 20th सेंचुरी, है ना। तो सीधी सी बात है कि 20वीं सदी के मध्य से लेकर, है ना, और ये अभी भी उतना ही फेमस है। यानी गोथिक लिटरेचर है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। लोगों को भूतिया स्टोरिया पढ़ना, भूतिया किस्से सुनना या भूतिया मूवीज देखना उतना ही पसंद है, ठीक है। ग्रू अलोंगसाइड अमेरिकन रोमांटिसिज्म, स्पेशली डार्क रोमांटिसिज्म। तो ये जो गोथिक लिटरेचर है ना, ये डार्क रोमांटिसिज्म का हिस्सा माना जाता है। की फीचर क्या क्या है? एकदम सिमिलर ईयरी सेटिंग्स होंगी, यानी वही डरावनी सेटिंग्स होगी, बट अडेप्टेड टू अमेरिकन विल्डरनेस, डिकेइंग प्लांटेशन एंड स्मॉल टाउन्स। लेकिन जो अमेरिका की जैसी मतलब जियोग्राफिक लोकेशन है उसके हिसाब से सेट कर दिया गया है ना। फोकस ऑन मैडनेस, सिन, गिल्ट, आइसोलेशन एंड डेथ। सेम वही होंगे अमेरिकन लिटरेचर में, गोथिक वैसा ही है जैसा कि अपन पहले पढ़ गए हैं, लेकिन बस ये अमेरिका की जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से सेट कर दिया गया है। अमेरिका में जैसे टाउन होते हैं वैसे टाउन दिखा दिए गए, जैसे जंगल होते हैं वैसे जंगल दिखा दिए गए, है ना। साइकोलॉजिकल हॉरर, इरेटोमेंट, है ना, रिलीजियस ओवरटोन एंड क्रिटिक ऑफ प्यूरिटिज्म, ठीक है। इवॉल्व इनटू सदर्न गोथिक विद थीम ऑफ डीके, रेसिज्म एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। आगे चलते हैं। प्यूरिटिज्म क्या होता है बताइए? प्यूरिटिज्म क्या होता है बताइए, है ना। अब थोड़े से अमेरिकन लिटरेचर के जो करतियां हैं, और इन्होंने किन किन मतलब किन किन्हों ने अमेरिकन लिटरेचर में कौन कौन से गोथिक नॉवेल्स लिखे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एडगर एलन पो सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम है गोथिक, अमेरिकन गोथिक लिटरेचर में, एडगर एलन पो, ठीक है। इन्होंने लिखा था द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एंड द रेवन, है ना, एंड द रेवन, एंड द रेवन, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एंड द रेवन, ठीक है। फिर नेथनियल हाथोर ने, है ना, नेथनियल हाथोर ने लिखा था द स्कारलेट लेटर एंड यंग गुडमैन ब्राउन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एडगर एलन पो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर, द रेवन, एंड नेथनियल हाथोर ने लिखा था द स्कारलेट लेटर, है ना। नेथनियल हाथोर ने लिखा था द स्कारलेट लेटर, ठीक है। यंग यंग गुडमैन ब्राउन है, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉशिंगटन इवनिंग, देखिए आपको पता है कि यूएस की राजधानी है वॉशिंगटन, तो ऐसे याद रख लेना, वॉशिंगटन इवनिंग। इन्होंने लिखा था द लेजेंड ऑफ स्पिलिंग होलो, है ना, द लेजेंड ऑफ स्पिलिंग होलो। आगे चलते हैं। एच पी लव क्राफ्ट ने लिखा था, नाम देखिए इनका, एच पी लव क्राफ्ट ने लिखा था द कॉल ऑफ, है ना, कुचलू, द कॉल ऑफ, क्या है ये, कुछ कुछुलू, द कॉल ऑफ कुथुलू, ठीक है। Pioneer cosmic horror, focusing on fear of unknown, unseen forces. His mythos created a new kind of gothic horror. तो ये शायद स्पेस की बातें करते हैं, मैंने देखो ये नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेरे को सिर्फ इसका नाम पता है। तो ये शायद स्पेस की बातें करते हैं और इन्होंने नया जेनर दिया था गोथिक हॉरर। फ्लैंड्री ओकॉनर, ठीक है, फ्लैंड्री ओकॉनर, ए गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड, है ना। फ्लैंड्री ओकॉनर ने लिखी थी ए गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड, ठीक है। विलियम फोकनर, विलियम फॉकनर, ए रोज फॉर एमिली, ठीक है, ए रोज फॉर एमिली, ए रोज फॉर एमिली। ये मेरा पढ़ा हुआ है ना, ये मेरा पढ़ा हुआ है और बहुत खतरनाक है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो ए रोज फॉर एमिली। अब बात करते हैं प्री रेफलाइट पोइट्री, है ना, प्री रेफलाइट मूवमेंट की। प्री रेफलाइट मूवमेंट क्या है कि एक रेफलाइट नाम का बंदा था, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इस रेफलाइट के बाद जो पेंटिंग्स थी, है ना, उसमें क्या हुआ कि धार्मिकता बहुत ज्यादा आ गई। यानी अगर पेंटिंग बनेगी तो जीसस की ही बनेगी, ये रेफलाइट के बाद होता था। तो ये लोग कहते थे कि यार रेफलाइट से पहले कैसी पेंटिंग होती थी, रेफलाइट से पहले कैसा लिटरेचर था, हमको तो वैसा चाहिए और हम तो वैसा लिखेंगे, है ना। Pre-Raphaelite were a group of English painter, poets and critics founded in 1848। तो ये ग्रुप था किसका, पेंटर्स का, पोएट का और क्रिटिक्स का। शुरू कब हुआ, 1848 में, ठीक है। Who rejected the convention of the Renaissance, है ना, and sought a return to detailed, vibrant and symbolic art of the Middle Ages and early Renaissance।
या रेनेसा के पहले जैसे पेंटिंग होती थी, है ना, जैसे सिंबॉलिक आर्ट होती थी, जैसे भाई वाइब्रेंट, डिटेल्ड और इमोशन पे अपने पे लिखा जाता था, हमें तो वैसी पेंटिंग चाहिए, है ना। इसके की फीचर क्या है वो देख लेते हैं अपन प्री रेफलाइट मूवमेंट के, है ना। मिडिवलिज्म एंड मिथ, लव फॉर मिडिवल थीम, लेजेंड, है ना, आर्थरियन टेल्स एंड क्रिश्चियन सिंबल्स, ठीक है। तो किसके बारे में, मिडिवल थीम्स के बारे में लिखते थे, लेजेंड्स के बारे में लिखते थे, मध्यकालीन लेजेंड्स के बारे में लिखते थे, और किंग आर्थर के समय की जो कहानियां थी उनके बारे में लिखते थे, है ना, और क्रिश्चियन सिंबल्स के बारे में लिखते थे। नेचर एंड डिटेल, ठीक है, प्रिसाइज, वाइब्रेंट एंड ऑलमोस्ट फोटोग्राफिक डिटेल इन लैंडस्केप, फ्लावर एंड टेक्सचर, कि मतलब जैसी फोटो देखी वैसी की वैसी बना डाली, है ना, मतलब एकदम डिटेल में हर काम करना। मोरल सीरियसनेस, है ना, डीप कंसर्न फॉर मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रूथ इन आर्ट, कि ये आर्ट में सच्चाई देखना चाहते थे, ठीक है, लॉजिक देखना चाहते थे, नैतिक सत्यता देखना चाहते थे। Symbolism, use of allegory and symbolic imagery to express complex themes, है ना। देखो एलेगोरी मतलब होता है जब किसी मेटाफोर को लंबा खींच दिया जाए तो उसे एलेगोरी कहते हैं, ठीक है, और सिंबॉलिक इमेजरी का यूज किया जाता था। फीमेल ब्यूटी, भाई इन इंसानों ने जितनी नंगी औरतों की तस्वीरें बनाई थी और किसी ने नहीं बनाई, है ना, क्योंकि जो बुचमैन थे उन्होंने तो इसे द फ्लैश स्कूल ऑफ पोएट्री भी कह दिया था, क्योंकि ये सिर्फ सेक्सुअल पोर्ट्रेट ही बनाया करते थे, जैसे अपन पढ़ेंगे, idealized but unconventional portrayal of women, often mystical, dreamy and melancholic, ठीक है, rebellious against academic art, है ना, opposed to Royal Academy's obsession with idealized classical norm। तो ये क्या है, जो रॉयल एकेडमी थी या जो रॉयल एकेडमी जैसे क्लासिकल नॉर्म है ना, उस पर ज्यादा बिलीव करती थी, तो ये उसके खिलाफ लिखते थे, खिलाफ चित्र बनाते थे। असल में प्री रेफलाइट है वो लिटरेचर लिटरेचर से ज्यादा पेंटिंग में ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन हुआ क्या कि इनमें कुछ पोइट्स भी थे, तो अपने को तब ये पढ़नी पड़ रही है ना। फैशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, है ना, पोएट्री एंड पेंटिंग वर ऑफन, है ना, इंटरट्वाइंड, स्पेशली इन रोजेटी वर्क। देखो जो प्री रेफलाइट है उनमें सबसे बड़ा नाम आता है दांते गैब्रियल रोजेटी। तो ये क्या थे, ये पेंटर भी थे और ये पोएट भी थे, है ना, तो ये दोनों को मिक्स करके लिखते थे। जैसे बुचमैन ने कहा था, बुचमैन है उन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म किया था, बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म किया था इसका, प्री रेफलाइट मूवमेंट का। इन्होंने इसको द फ्लैश स्कूल ऑफ पोएट्री कहा था, क्योंकि ये भाई तस्वीरें ही ऐसी बनाते थे, है ना। ही अटैक्ड दांते गैब्रियल रोजेटी, इन्होंने डीजी रोजेटी पे अटैक किया, है ना। एल्ग्रोन चार्ल्स स्वाइनबर्न, अब ये भाई साहब ये जो चार्ल्स स्वाइनबर्न है ना, इसको स्पॉइल चाइल्ड कहते थे प्री रेफलाइट एज का, यानी बिगड़ा हुआ बच्चा। कारण है इन्होंने जितनी सेक्सुअल तस्वीरें बनाई थी और किसी ने नहीं बनाई, ठीक है, और इनकी पोइट्री में न तो रिदम अच्छी होती थी न राइम अच्छी होती थी, बस ये चित्र बनाते थे वो भी थोड़े अजीब अजीब। और विलियम मॉरिस, है ना, बड़े बड़े नाम देख लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम आता है दांते गैब्रियल रोसेटी, ठीक है, दांते गैब्रियल रोसेटी, पोएट एंड पेंटर, ठीक है। रोसेटी ब्लेंडेड medieval romanticism with sensual imaginary, his poets like the house of life explored love, death and beauty। तो सीधी सी बात है कि ये सेंसुअल इमेजिनरी, है ना, और मिडिवल रोमांटिसिज्म पे खूब लिखते थे। हिज पोएट्री, इसकी कविता कौन कौन सी थी, लाइक द हाउस ऑफ लाइफ, ठीक है, एक्सप्लोर ऑफ लव एंड डेथ एंड द ब्यूटी, ये इनकी कविताएं थी। क्रिस्टीना रोजेटी, ये डिजी रोजेटी की बहन थी, है। सी रोट, है ना, डेवोटेशनल एंड सिंबॉलिक पोएट्री। हर फेमस वर्क, है ना, गोबलिन मार्केट एक्सप्लोर टेम्पटेशन, सेक्रीफाइस एंड सिस्टरहुड, ठीक है। तो इनका सबसे फेमस वर्क कौन सा है, गोबलिन मार्केट। फिर बात आती है विलियम मोरिस की, ये पोइटर थे, डिजाइनर थे और सामाजिक विचारक थे। मोरिस कंबाइंड मिडिवल थीम विद ए कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस, तो इन्होंने मध्यकाल को सामाजिक न्याय के साथ मिला दिया। ही वर्क लाइक, है ना, इसका काम, इनके काम कौन कौन से थे, द अर्थली पैराडाइज रिफ्लेक्ट हिज लव ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड लेजेंड्स। तो द अर्ली पैराडाइज का मतलब है, सॉरी अर्थली पैराडाइज, ये भी इनकी एक पोइट थी, ठीक है। बाद में आती है एलेग्रॉन चार्ल्स स्वाइनबर्न, ठीक है, एसोसिएटेड विद द मूवमेंट थ्रू शेयर्ड थीम ऑफ पैशन एंड रेबेलियसनेस। हिज पोएट्री इज नोन फॉर म्यूजिकलिटी एंड
बोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ टबू टॉपिक यानी जो समाज में जिन टॉपिकों पे बात नहीं होती, ये टॉपिक ज्यादा यूज करते थे। एडवर्ड ब्रूनो जोन्स, है ना, एडवर्ड ब्रूनो जोन्स, प्राइमरी ये पेंटर, असल में तो ये एक पेंटर थे, बट ऑल्सो इन्वॉल्व इन लिटरेरी सर्कल, लेकिन ये लिटरेरी सर्कल में भी आते थे। हिज विजुअल स्टोरी टेलिंग इन एकोड द रोमांटिक एंड, चलो छोड़ो इसको, इनका नाम याद रख लेना बस आप, है ना, ये जरूरी नहीं है आगे। आगे चलते हैं। फोर्ड मेडोक्स ब्राउन, है ना, ये भी एक पेंटर थे। और फिर आते हैं जॉन रस्किन। अब देखो जॉन रस्किन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉन रस्किन ने एक अपने समय के बहुत बड़े क्रिटिक थे, ठीक है, ये क्रिटिक थे अपने समय के बहुत बड़े। तो इनकी बातें पॉइंट करती थी, जब सब अपने प्री रेफलाइट के खिलाफ बोल रहे थे, तो जॉन रस्किन भाई साहब अकेले ऐसे थे जो क्या किए, जो इनके साथ खड़े हुए, प्री रेफलाइट पोइट्री के बारे में, और प्री रेफलाइट पोइट्री की साइड ली है। एक बार फिर से देख लो, आई एम सॉरी, थोड़ा ध्यान भटक गया मेरा, कि जॉन रस्किन भाई साहब थे वो अपने समय के बहुत बड़े क्रिटिक थे, अपने टाइम के बहुत बड़े क्रिटिक थे। तो जब सब गालियां निकाल रहे थे प्री रेफलाइट पोइट्री को, सब हार्श क्रिटिसिज्म दे रहे थे, तो इन्होंने साइड ले ली, ठीक है, प्री रेफलाइट पोइट्री की। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, बहुत तारीफी की, और कहा कि हाँ समाज में ऐसे लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए, है ना, तो इन्होंने डिफेंड किया था। इसके कारण ही प्री रेफलाइट पोइट्री को आज लिटरेचर में इतनी जगह मिल पाई है, ठीक है। However, he later distanced himself as the group embraced sensualism. लेकिन बाद में जाके ये दूर हो गए थे, क्योंकि ये ग्रुप है वो सेक्सुअल बातें ज्यादा करने लगा था। अब बात करते हैं रियलिज्म। देखो रियलिज्म का मतलब होता है कि जो समाज में घट रहा है, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, वैसा का वैसा लिख देना, उसमें फिल्टर मत डालना। जैसे समाज में अगर जैसे दो लोग बात करते हैं तो आपस में गालियां भी निकालते हैं, वैसे ही गालियां निकालना। जैसे अपन अपनी वेब सीरीज में देखते हैं आजकल कि कैरेक्टर है वो आपस में गालियां निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि असल में तो जब लोग बात करते हैं तो गालियां निकालते हैं, जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो लोग गालियां निकाल देते हैं। आजकल आप मूवीज वगैरह में भी देखते हो कि ऐसा होता है। तो रियलिज्म का मतलब होता है एकदम वही चीज लिखना जो असल में होती है। जैसे देखो, रियलिज्म वाज ए लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, है ना, दैट इमर्ज्ड इन मिड 19th सेंचुरी यूरोप, है ना। जो रियलिज्म है वो 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में प्रभाव में आना शुरू हुआ, है, पर्टिकुलरली इन फ्रांस एंड ब्रिटेन। असल में यह इन्फ्लुएंस था किसमें, फ्रांस में और ब्रिटेन दोनों में, एज ए रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। अब देखो रोमांटिसिज्म की प्यार मोहब्बत नेचर की बात सुन सुन के लोग बोर हो गए थे। अब लोगों को कुछ क्या चाहिए था, असली चाहिए था, ठीक है। इट्स आइडियलिज्म, रियलिज्म sought to depict life accurately and objectively, कि भाई जो समाज में घट रहा है ना वो का वो लिखो, उस पे न तो आपकी भावनाओं का कोई असर पड़ना चाहिए, ठीक है, न आपके जो आइडियाज हैं उनका कोई असर पड़ना चाहिए। फोकसिंग ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कि भाई आम लोग है वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, ठीक वैसा ही नॉवेल्स में लिखा जाए। कॉमन फीचर ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का कॉमन फीचर क्या है, ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन, ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन, कि जो हो रहा है ना वो का वो लिखो, उससे नजरें मत चुराओ, है ना। समाज में अगर चाइल्ड रेप हो रहे हैं तो उनके बारे में लिखो, समाज में अगर चोरियां हो रही है तो उनके बारे में लिखो, समाज में अगर भ्रूण हत्याएं हो रही है तो उनके बारे में लिखो, ये कहता था रियलिज्म। जबकि रोमांटिसिज्म वाले इन सब से नजर फहरा लेते थे और पेड़ की तरफ देखते रहते थे, प्रकृति की तरफ देखते रहते थे। फोकस ऑन पेट्रा, है ना, पोर्ट्रेइंग लाइफ एज इट इज विदाउट एक्सेजरेशन और रोमांटिसाइजेशन, कि भाई जैसी जिंदगी है उसको वैसी बताना, न तो बढ़ा चढ़ा के बताना, न उसे मतलब उस पर रोमांटिक आइडियाज का कोई फर्क पड़ने देना। ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स, सेंट्रल कैरेक्टर आर ऑफन मिडल और लोअर क्लास इंडिविजुअल, कि जो हीरो हीरोइन होते थे या जो सेंट्रल कैरेक्टर होते थे वो या तो आम आदमी होते थे या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी होते थे। मतलब कोई राजा राजा का बेटा, सामंत सामंत का बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। सोशल इशू, सोशल इशू क्या होता है, रियलिस्ट वर्क ऑफन, है ना, क्रिटिक क्लास, पॉवर्टी, जेंडर इक्वेलिटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ये रियलिज्म है ये किसकी कमियां बताता था, ये समाज की कमियां बताता था। समाज में व्याप्त कमियां कौन सी है, समाज में सबसे बड़ी कमी है जातिवाद, गरीबी, है ना, और जो जेंडर इनइक्वेलिटी है, यानी आदमी औरतों में जो भेदभाव होता है वो, और
इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी अपन बोले जो क्या बोलते हैं औद्योगिकरण, इनकी जो कमियां हैं, इनके कारण जो समाज में प्रॉब्लम्स पैदा हुई, उनके बारे में खूब लिखा गया। ठीक है। डिटेल सेटिंग, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि जैसा मतलब समाज था ना, उसका एकदम डिटेल्ड कॉपी की गई। यानी जैसे अगर मान लो गंदी गलियां हैं, तो नॉवेल्स में भी गलियों को गंदी ही बताया गया। ठीक है। लोगों की आवाज या लैंग्वेज या लोगों की भाषा है वो गंदी है, तो नॉवल में भी गंदी ही बताई गई। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक कॉपी किया गया। साइकोलॉजिकल डेप्थ, एक्सप्लोरेशन ऑफ इनर लाइव्स एंड मोटिवेशन ऑफ कैरेक्टर, कि यार लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों के दिल में भावनाएं कैसी है, लोग सोचते कैसे हैं, इनके बारे में भी खूब लिखा गया। रिजेक्शन ऑफ आइडियलिज्म, कि आदर्शवाद को नकारा गया, है ना। अवॉइड, है ना, फैंटेसिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, एम्फेसाइज प्रैक्टिकल रियलिटी, कि ये जो भाई अलौकिक शक्तियां हैं और जो भी मतलब लोगों की इच्छा हैं, उन सबको तो नकारा गया, और एकदम प्रैक्टिकल रियलिटी जो सच में है ना, उसके बारे में लिखा गया। मॉरल एम्बिग्यूटी, कैरेक्टर आर नॉट क्लियरली गुड और इवल, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड फ्लॉड, कि यार कैरेक्टर्स हैं वो ना तो पूरी तरह से बुरे हैं, न वो पूरी तरह से अच्छे हैं, वो आम इंसान की तरह, जो समय आने पर अगर उसे बुरा बनने की जरूरत है तो वो बुरा बन जाता है, उसे अच्छा बनने की जरूरत है तो वो अच्छा बन जाता है। ठीक है। जो कैरेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और फ्लॉड है, उनमें भी कमियां हैं, वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है। use of vernacular language, characters speak in a real everyday language in their class and region, कि भाई जैसे मान लो ये कहानी लिखी गई है इंडिया के बारे में, और मान लो इंडिया के राजस्थान में जयपुर के बारे में लिखी गई है, तो लोग ढूंढाड़ी ही बोलेंगे, वैसी ही गालियां निकालेंगे। ठीक है। वैसी ही प्रॉब्लम्स, जो जैसे कोई लड़की छेड़ने की प्रॉब्लम है, तो समाज में जो भी प्रॉब्लम है, महंगाई है, वो सब वैसी ही दर्शाई जाएंगी। यानी जो भाषा कैसी यूज होगी, भाषा होगी वैसी ही कोलिक्वल लैंग्वेज यूज होगी, यानी बोलचाल की भाषा यूज होगी, जैसे असल में लोग बोलते हैं। फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट, है ना। बिहेवियर शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, कि जैसे जैसे समाज बदलेगा, या जो जो समाज में जिस तरह का समाज है ना, कैरेक्टर भी उसी तरह के होंगे। ठीक है। यानी जो इन्वायरमेंट है ना, वो ही कैरेक्टर को शेप देगा, वो ही कैरेक्टर को बनवाएगा। अब सबसे शानदार शानदार लेखकों की बात करते हैं जिन्होंने इस दौरान लिखा था, तो सबसे बड़ा नाम आता है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस, इनके दो बड़े नॉवेल्स थे, एक तो ओलिवर ट्विस्ट था, जो मेरे हिसाब से आपका भी पढ़ा हुआ होगा अगर आपकी इंग्लिश लिटरेचर रही हुई है। दूसरा था हार्ड टाइम्स। ठीक है। और फिर आगे जॉर्ज एलियट, है ना। असल में तो इनका नाम मेरी एन इवांस था, ये औरत थी, लेकिन उस समय औरतों को कोई सीरियस नहीं लेता था, तो वो क्या करती थी, वो अपना नाम है ना मर्दों के नाम से, अपने वर्क है वो मर्दों के नाम से पब्लिश करवाती थी, तो ये पब्लिश करवाती थी जॉर्ज एलियट नाम से। ठीक है। तो इनका कौन था, मिडल मार्स था और साइलस मार्नर था। फिर आगे विलियम मैकपी ठाकरे, है ना, इन्होंने लिखा था वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर एक ऐसा नॉवल है जिसमें कोई हीरो है ही नहीं, है ना, हीरो है ही नहीं वैनिटी फेयर में, है ना। एंथनी ट्रोपोले, इन्होंने लिखा था द वे वी लिव नाउ, है ना। एंथनी ट्रोपोले ने क्या लिखा था, द वे वी लिव नाउ। आगे चलते हैं। एलिजाबेथ गास्कियर, है ना, एलिजाबेथ गास्कियर, है ना, एलिजाबेथ गास्कियर, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। देखो एलिजाबेथ के पास क्या है, गैस है ना, गैस है, गैस है, तो उसके पास गैस है तो वो नॉर्थ से साउथ तक जा सकती है ना। मतलब जैसे आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो वो पेट्रोल को गैस बोलते हैं, है ना, तो उसके पास गैस है तो वो नॉर्थ से साउथ जा सकती है, नॉर्थ एंड साउथ एंड मेरी बार्टन, ये इनकी दो कृतियां थी। फिर थॉमस हार्डी, ये भी शानदार लिखते थे, है ना। टेस्ट ऑफ द डी अबरविल्स एंड जूड ऑफ ऑब्सक्योर, ये दो इनकी किताबें थी। अब रियलिज्म के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। जैसे एक तो होता है सोशल रियलिज्म, फोकस ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स, इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल, कि समाज में क्या घट रहा है उसके बारे में अगर कोई लिखे और रियली लिखे तो उसको बोलते हैं सोशल रियलिज्म, है ना। जो चार्ल्स डिकन का हार्ड टाइम्स है वो इसका अच्छा उदाहरण है। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म, है ना। साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या होता है, एम्फेसिस कैरेक्टर्स इनर थॉट एंड इमोशन, ये जोर देता है कि जो कैरेक्टर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वैसे ही बताया जाता है जैसे असल इंसान सोचता है ना। तो इसका अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, है ना, द पोर्ट्रेयल ऑफ ए लेडी बाय हेनरी जेम्स। आगे चलते हैं।
क्रिटिकल रियलिज्म, अब ये क्रिटिकल रियलिज्म कौन सी चिड़िया का नाम है? तो ऑफन मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस है ना, मार्क्सवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस है ना। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशल सिस्टम, तो ये जो पूंजीवाद समाज है उसकी आलोचना करता है, और जो सोशल सिस्टम, जो सामाजिक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसकी आलोचना करता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है ना, जर्मिनल। जर्मिनल जर्मिनल जो किसने लिखा है? एमिली जोला ने, है ना, एमिली जोला ने। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मैजिक रियलिज्म की। तो देखो, मैजिक रियलिज्म का मतलब है कि जैसे कहानी के अंदर अचानक से कोई परी आ जाएगी, लेकिन उसको स्पेशल नहीं माना जाएगा, मतलब उसे इस तरह से देखा जाएगा कि तो नॉर्मल बात है, परी आ तो यहीं घूमने आ गए, हर कौन घूम आएगी, है ना। उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखेंगे तो इसका एक अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं कहाँ बताऊं कि मेरे को दिमाग में नहीं आ रही है कोई बॉलीवुड की ऐसी फिल्म जिसमें ये चीजें नॉर्मल हो, और तो मेरे हॉलीवुड की भी दिमाग में नहीं आ रही है कि कोई मैं ऐसा आपको उदाहरण बता पाऊँ जहाँ पे ये सारी चीजें नॉर्मल हो। चलो छोड़ो, लेकिन असल में मैजिकल रियलिज्म का मतलब ये होता है कि भाई जैसे जैसे मान लो उड़ने वाले घोड़े, किसी मूवी मतलब कोई कहानी में नॉर्मल है कि भाई कैरेक्टर चल रहे हैं, उनके पास से उड़ने वाला घोड़ा निकल गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया में वो चीज नॉर्मल है। ठीक है, उनकी दुनिया में जादू नॉर्मल है, जैसे हैरी पॉटर मान लो, है ना, हैरी पॉटर की दुनिया में जादू नॉर्मल है, तो कोई भी सरप्राइज नहीं होता जादू को देख के, क्योंकि सबको पता है कि हाँ जादू नॉर्मल है तो है। ठीक है, वही बात है। तो ये होता है मैजिकल रियलिज्म, यानी रियलिज्म में मैजिक को मिला देना। तो इसका अच्छा उदाहरण है 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड बाय गैब्रियल ग्रासिया मार्केज। और ये मैजिकल रियलिज्म का एक अच्छा उदाहरण और बताऊं, मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रशदी ने लिखे थे, वो भी मैजिकल रियलिज्म का अच्छा उदाहरण है। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक ब्रांच है रियलिज्म की। मोर डिटर्मिक इन्फ्लुएंस बाय साइंस एंड डार्विनिज्म, कि यार नेचुरलिज्म का मतलब है कि साइंस क्या कहती है वो चीजें बताना, है ना। जैसे मतलब ऐसे नहीं कि एक मुक्के मारते ही 10 लोग उड़ेंगे ना, एक मुक्का मारेगा तो सामने वाले का थोड़ा दर्द ही होगा बस, है ना। तो साइंस और डार्विनिज्म यानी विकासवाद की बात करना। इसका अच्छा एग्जांपल है टेस्ट ऑफ द अबरविल्स बाय थॉमस हार्डी। तो ये जो टेस्ट ऑफ द अबरविल्स है वो थॉमस हार्डी ने लिखा था, ये इसका अच्छा उदाहरण है। बात करते हैं रीजनल रियलिज्म की। अब ये रीजनल रियलिज्म क्या होता है? फोकसेस ऑन द कस्टम, है ना, डायलेक्ट एंड ट्रेडिशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, यानी किसी स्पेसिफिक एरिया में चल रही रीतियाँ, ठीक है, डायलेक्ट्स उनकी भाषाएं, ट्रेडिशन उनमें ट्रेडिशन कैसे चलते हैं, उनके बारे में बात करना ही होता है रीजनल रियलिज्म। जैसे मान लो कोई कहानी चूरू पे लिखी हो, तो चूरू में कौन कौन से भाई डायलेक्ट्स हैं, बोलियां कैसी बोली जाती है, चूरू में कौन कौन से क्या बोलते हैं कि ट्रेडिशंस चलते हैं, सगुन मानते हैं जिसको कि हमारे तो ये परंपरा है ना। तो कौन कौन सी परंपराएं हैं उन पे लिखना ही होता है रीजनल रियलिज्म। तो द एडवेंचर ऑफ हैकलबेरी फिन, ये मार्क ट्वेन की लिखी हुई है, ये इसका अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक्सटेंटलिज्म की। देखिए, एक्सटेंटलिज्म असल में नास्तिकवाद की एक शाखा है। एक्सटेंटलिज्म बात करता है कि इंसान का दुनिया में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो दुनिया में जैसे फैसले लेगा वैसे ही उसके परिणाम होंगे। ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ भी तय नहीं कर रखा है, असल में तो ऊपर वाला है ही नहीं, है ना। ऊपर वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा करोगे, कहने का मतलब है जैसे आप डिसीजन लोगे वैसे ही आपके परिणाम निकलेंगे। न तो किस्मत जैसा कुछ होता है और न ही आपके लिए पहले से कुछ तय होता है ना? जैसे होता नहीं है कि अपन कुछ बुरा हो जाता है तो बोलते हैं यार ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी, तो ये कहते हैं किसी की मर्जी नहीं थी, तेरा लखनी सा, है ना। ये कहना है एक्सटेंटलिज्म का। चलिए पढ़ते हैं एक्सटेंटलिज्म इंग्लिश लिटरेचर में कैसे प्रभाव डालता है। Existentialism in English literature is a philosophical and literary movement that explore theme as individual freedom, ठीक है, alienation, anxiety, absurdity, and the search of meaning in a seemingly indifferent or meaningless universe. एक्सटेंटलिज्म का मतलब है, या एक्सटेंटलिज्म इंग्लिश लिटरेचर में क्या करता है, किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम पे बात करता है, एलियनेशन यानी अकेलेपन पे बात करता है, एग्जाइटी यानी चिंता पे बात करता है, अब्सर्डिटी यानी एब्सर्डिटी का मतलब होता है जैसे एक तरह से अजीबपन, उस पे बात करता है,
एंड सर्च ऑफ मीनिंग, कि इस दुनिया में, है ना, इस दुनिया में मीनिंग का सर्च करना है, यानी अर्थ का सर्च करना, किसी उद्देश्य का सर्च करना जिसकी इस दुनिया का कोई उद्देश्य है ही नहीं। ठीक है, ऐसी बातें करता है एक्सटेंटलिज्म। दो इट्स ओरिजिन it's originated in a European philosophy with thinkers like Kierkegaard, Nietzsche, and Sartre and Camus, है ना? It's deeply influenced English writer and literature, especially in 20th century. असल में तो ये पूरे यूरोप में जैसे जर्मन वगैरह की तरफ ये ओरिजिनेटेड हुआ था, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस कौन करते हैं, है ना? ये 20वीं सदी के अंदर इंग्लिश लिटरेचर को भी इन्होंने खूब है वो इन्फ्लुएंस किया था। की फीचर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा की फीचर होता है एलियनेशन, है ना? जैसे कैरेक्टर ऑफन फील आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी और इवन फ्रॉम नेचर, कि जो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता, जो कैरेक्टर होता है वो न तो सोसाइटी से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता, और कभी कभी तो वो खुद से भी अलगाव महसूस करता है। ठीक है, freedom and responsibility, individual must create their own value and live with the consequences, कि इंडिविजुअल हर इंसान को अपनी खुद की वैल्यूज क्रिएट करनी चाहिए, और जैसी वो वैल्यूज क्रिएट करेगा वैसी ही उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब्सर्डिटी, द यूनिवर्स हैज नो इनहेरिट मीनिंग, ये कहता है कि आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी जिंदगी के कोई प्री प्लान्ड मीनिंग नहीं है। ह्यूमन मस्ट कंफर्ट दिस वर्ड, और इंसान को इस सत्य को अपना लेना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन से भाई साहब हैं जिन्होंने इसके ओरिजिनेटेड होने में मदद की है या इसको दुनिया के सामने लेके आए हैं। सबसे बड़ा नाम आता है सोरेन क्रिकगार्ड का। सो ठीक है, सोरेन क्रिकगार्ड का ये पिछले सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था। कंसिडर्ड द फादर ऑफ एक्सेंटलिज्म, है ना, एम्फेसिस्ड इंडिविजुअल फेथ, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद गॉड इज मोर इम्पोर्टेंट देन, है ना, इंस्टीट्यूशनल रिलीजन। तो सोरेन क्रिकगार्ड भाई साहब कहते थे कि एक इंसान का खुद का ऊपर वाले से रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके मायने, जो धर्म पहले से जिन धर्मों ने बता रखा ना कि आप भगवान से ऐसे जुड़ो, उनके मुकाबले की इंसान खुद अपना रिश्ता है वो ऊपर वाले के साथ क्रिएट करे, है ना। फ्रेडरिच नित्से, ये जर्मनी के थे यार, फ्रेडरिक नित्से, फेमस फॉर द फ्रेज गॉड इज डेड, ये कहते थे कि भगवान मर चुका है। ठीक है, सिंबलाइजिंग द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस वैल्यू, और ये दर्शाते थे किसको, कि जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं और धार्मिक मूल्य हैं वो कैसे पतन की तरफ जा रहे हैं उनको। इंट्रोड्यूस द आइडियाज like will to power and the superman, promoting individual self creation and rejection of herd mentality। ये कहते थे कि यार बैठ चाल मत चलो, है ना, अपना खुद का स्टैंड लो, अपने खुद के फैसले लो और दुनिया में अपना खुद का नाम कमाओ। जॉन पॉल सार्त्रे, ये भी फ्रांस के थे, है ना, द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सटेंटलिज्म फिलोसोफर एंड राइटर, मतलब सबसे महत्वपूर्ण अगर एक्सटेंटलिज्म राइटर देखें तो वो थे जॉन पॉल सार्त्रे, जो थे फ्रांस के। ठीक है, coined the phrase existence, sorry, existence precede essence, है ना, मीनिंग डिफाइन themselves through their action, कि ये कहते हैं मतलब इस कोइन को, सॉरी, इस फ्रेज को इन्होंने ही बनाया था या सबसे पहले इन्होंने यूज किया था कि एग्जिस्टेंस प्रिसीड एसेंस। इसका मतलब होता है कि इंसान है वो अपनी पहचान अपने कर्मों के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, द की वर्क इंक्लूड बीइंग एंड नथिंगनेस एंड द प्ले नो एग्जिट। अब इनके दो कृतियां हैं, एक तो है बीइंग एंड नथिंगनेस, दूसरा है नो एग्जिट। फिर बात आती है एल्बर्ट कॉमस की। ठीक है, नॉन फॉर डेवलपिंग अब्सर्डिज्म, इन्होंने शुरुआत की थी अब्सर्डिज्म की, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्सटेंटलिज्म, जो एक्सटेंटलिज्म से जुड़ा हुआ है। आर्ग्यूड दैट लाइफ हैज नो इनहेरिट मीनिंग, ये कहते हैं कि जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है ना, येट वी मिस्ट लिव विथ करेज ऑनेस्टी एंड डेफियंस, लेकिन फिर भी हमें साहस और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। हिज नोवेल लाइक द स्ट्रेंज एंड द मिथ ऑफ सिफिज एक्सप्लोर दिस थिंग, है ना, और इन्होंने एब्सर्डिज्म पे क्या क्या लिखा है, द स्ट्रेंजर एंड द मिथ ऑफ सिफिस। मार्टिन हाइडेंगर, है ना, अब ये जर्मन वालों के नाम ऐसे ही होते हैं। फोकस ऑन बीइंग एन ऑथेंटिक सेल्फ, कन्वर्टिंग मोर्टेलिटी। ठीक है, हिज फिलोसफी इज डेंस बट, है ना, हिज फिलोसफी इज डेंस बट foundational to existential thought. His major work
बीइंग एंड टाइम इन्फ्लुएंस सार्त्रे एंड अदर थिंकर। फोकस ऑन बीइंग एंड ऑथेंटिक सेल्फ, ये खुद की महत्व देने की बात करते थे, बस इतना जान लो, मार्टिन एंगर। और इनका वर्क था बीइंग एंड टाइम, ठीक है, बीइंग एंड टाइम। फिर आते हैं साइमन डे बोवियर, है ना, साइमन डे बोवियर, अब ये इनका नाम है। A key existentialist, a key existentialist and feminist thinker, explore theme of freedom, responsibility and gender। हर बुक, ये औरत थी पहले तो, हर बुक इज द सेकंड सेक्स, है ना, एग्जामिन वुमेन्स रोल एंड आइडेंटिटी इन द एक्सटेंटलिस्ट फ्रेमवर्क, है ना। तो इनका भाई वर्क कौन सा था, द सेकंड सेक्स। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से की फीचर्स की। तो एग्जिस्टेंस प्रेसीड एसेंस, ये बात कही थी जॉन पॉल सार्त्रे ने। इसका मतलब होता है कि ह्यूमंस आर नॉट बोर्न विथ फिक्स्ड पर्पस, कि इंसान है वो किसी फिक्स उद्देश्य के साथ पैदा नहीं हुए। फर्स्ट वी एग्जिस्ट, पहले हम जन्म लेते हैं, देन वी क्रिएट आवर ओन मीनिंग, फिर अपन अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से खुद के लिए उद्देश्य तैयार करते हैं। देयर इज नो डिवाइन प्लान और प्री डिसाइडेड ह्यूमन नेचर, कोई भी जैसे दैवीय प्लान नहीं है आपके लिए, और न ही क्या है, प्री डिसाइडेड ह्यूमन नेचर है, ना ही आपके लिए प्री डिसाइडेड प्रकृति है। absurdity ऑफ लाइफ, इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्बर्ट कैमुस। देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग, ये भी वही कहते हैं कि कोई मतलब प्री फिक्स्ड उद्देश्य नहीं है लाइफ का, बट ह्यूमन कीप सर्चिंग फॉर इट, लेकिन फिर भी इंसान उसे ढूंढता रहता है ना। अब यही तो है अजीबपन, absurdity, है ना। द कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट द absurd, ठीक है। Commerce says we must accept the absurd and still choose to live meaningful without false hope। बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की। ए मेजर आइडिया इन सार्त्रेज एंड हाइडेगर, ये एक मेजर आइडिया था सार्त्रे का और हाइडेगर का। लिविंग ऑथेंटिकली मीन्स चूजिंग फॉर योर सेल्फ, ऑथेंटिकली जीने का मतलब होता है कि अपने फैसले खुद लेना, नॉट ब्लाइंडली, है ना, फॉलोइंग नॉर्म्स रिलीजन और अदर्स। मतलब अपने फैसले आपके न तो दूसरों पर निर्भर होने चाहिए, न रिलीजन पर निर्भर होने चाहिए, न पुरानी परंपराओं पर निर्भर होने चाहिए, अपने खुद के फैसले खुद लो। मोस्ट पीपल लिव इनऑथेंटिकली, है ना, हाइडिंग बिहाइंड रोल्स, ड्यूटीज और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। बहुत से लोग हैं वो इनऑथेंटिकली जीते हैं, क्यों? क्योंकि वो रूल्स के पीछे छुपे होते हैं, है ना। कोई कोई पिता का रोल निभा रहा होता है, कोई भाई का रोल निभा रहा होता है, कोई ससुर का रोल निभा रहा होता है, कोई पति का रोल निभा रहा होता है, ड्यूटीज अपने कर्तव्य निभाने के पीछे, और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, और मतलब समाज उससे क्या चाहता है उसके हिसाब से वो फैसला लेता है। एक हिसाब से तो समाज समूह छोड़ दे और थारे जी में जज से भाग हो, है ना। तो ये बावड़ा लोग की बात नहीं माननी। एंग्विश, एंग्जाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंटलिज्म, सॉरी, एक्सटेंटल फ्रीडम ब्रिंग एंग्जाइटी बिकॉज वी आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइस। अब जो एक्सटेंशल फ्रीडम है या जो एक्सटेंटलिज्म है, उनको फॉलो करने वाले लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, क्यों? कि जब उन्हें ये लगता है कि उनका कोई प्री फिक्स्ड उद्देश्य नहीं है, या जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि ये लोग चिंता में पड़ जाते हैं। देयर इज नो वन टू ब्लेम, नो गॉड नो फेट, कि अपन किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि भगवान भी नहीं होता, किस्मत भी नहीं होती। द फ्रीडम इज बोथ पावरफुल एंड टेरिफाइंग, तो ये जो आज़ादी है ये पावरफुल भी है और डरावनी भी है, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ सिस्टम बिल्डिंग फिलोसफी, एक्सटेंटलिस्ट अपोज क्लोज सिस्टम लाइक हेलेंगियन लॉजिक और पॉजिटिज्म, कि जो एक्सटेंटलिस्ट है वो किसी भी जो प्री फिक्स्ड सिस्टम है उसको नहीं मानते, चाहे वो धर्म को देख के मान लो या समाज को देख के मान लो। दे डोंट बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रूथ, फॉर्मूलाज और नीट कैटेगरीज, वह न तो किसी मतलब शाश्वत सत्य में मानते हैं, न किसी नीट कैटेगरी में मानते हैं। लाइफ इज मेसी, है ना, जिंदगी है वो उलझनों से भरी हुई है, इमोशनल है और सब्जेक्टिव है, एंड कैन नॉट बी सॉल्व बाय साइंस और लॉजिक अलोन, जो सिर्फ साइंस और लॉजिक से सॉल्व नहीं की जा सकती। रिवोल्ट, फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एक्शन, कैमस emphasized रिवोल्ट यानी नॉट सुसाइडल और सरेंडर, ठीक है, अगेंस्ट absurdity। कैमस emphasized रिवोल्ट, है ना, इसने रिवोल्ट पे जोर दिया कि ना तो सुसाइड करना है ना सरेंडर देना है, किस पे, जो जिंदगी का अजीबपन है उसके खिलाफ, है ना। सात्रे, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, सात्रे ने कहा है कि इंसान की तो किस्मत ही है फ्री होने के लिए लिखी गई है। इवन इफ वी डोंट वांट इट वी मस्ट चूज, अगर अपन इसे चाहते भी नहीं है फिर भी हमें यह चूज करना चाहिए।
वी आर डिफाइंड बाय व्हाट वी डू, नॉट व्हाट वी आर टोल्ड और बिलीव, है ना। हमें वह करना चाहिए जो हमें करना पसंद है, और वह नहीं करना चाहिए जो लोग दूसरे मानते हैं कि हमें करना चाहिए, या लोग दूसरे हमें बताते हैं कि हमें करना चाहिए। देखो ये दर्शन शास्त्र की शाखाएं बड़ी ही बोरिंग होती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपके सवाल आते हैं। क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक रिलेशंस, है ना, क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक रैशनलिज्म एंड कल्चर। तो ये सीधी बात है कि ये मानते हैं कि आपकी जिंदगी को साइंस के लॉजिकों से सफल नहीं बनाया जा सकता, आपको खुद ये फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं सिंबोलिज्म मूवमेंट। सिंबोलिज्म मूवमेंट को समझने के लिए आप समझ सकते हो कि जैसे आजकल दो लोग लड़ते हैं, ठीक है, और जब दो लोग लड़ते हैं तो आजकल देखो हाथापाई तो होती नहीं है, लोग लड़ते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लगा के लड़ते हैं। तो वो सामने वाले का नाम भी नहीं लेते और समझा भी देते हैं कि भाई तेरी बात कर रहा हूँ। यानी सिंबोलिज्म का मतलब होता है संकेतवाद। ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझें तो आप संकेतवाद को समझ सकते हो, जैसे कि शांति का संकेत दिया जाता है, जैसे डव से, है ना, कमेडी से, जिसे डव, है ना। यानी कहीं भी अगर लिटरेचर में डव की बात हो रही है यानी शांति की बात हो रही है। ठीक है। या मान लो फायर का अपन एंगर से, है ना, जब फायर की बात करते हैं तो अपन एंगर की बात करते हैं, आग की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है कि सिंबोलिज्म मूवमेंट का मतलब है कि मेटाफर में या सिम्बली में बात करना, असल चीज का नाम लेना नहीं और बाकी को छोड़ना नहीं। जैसे सिंबोलिज्म इज ए लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट वेयर सिंबल यानी ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर एंड सेटिंग्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। यानी बात किसी और चीज की हो रही है और नाम किसी और चीज का लिया जा रहा है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इमोशन और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ठीक है, रेदर देन डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन। ये सीधी बात नहीं करते, है ना। क्या करते हैं, बात करते हैं सजेशन एंड मेटाफर कन्वे डीपर मीनिंग। ये मेटाफर का, सजेशन का या फिर सिंबल का यूज करते हैं डीपर मीनिंग के लिए, यानी गहरी बात करने के लिए, है ना। ये शुरू कहाँ पे हुआ था, ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ठीक है, इन लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड में ये जाके फ्रांस में शुरू हुआ था, स्पेशली विद पोएट लाइक चार्ल्स बॉडीलियर। अब देखो चार्ल्स बॉडीलियर का नाम, है ना, सबसे मेन सिंबलिस्ट पोएट्स में आता है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स बॉडीलियर। इनका नाम खास करके लिया जाता है जब भी सिंबोलिज्म या सिंबॉलिक मूवमेंट का नाम आता है। पॉल वर्लेंट, आर्थर रिम्बाउंड, ठीक है, स्टीफेन मार्लेम। इट स्प्रेड टू अदर यूरोपियन लिटरेचर इंक्लूडिंग इंग्लिश वेयर इट इन्फ्लुएंस मेजर पोइट एंड राइटर्स। तो ये बाकी देशों में भी फैला, और बाकी देशों से मतलब है ब्रिटेन में भी आया, और ब्रिटेन के लिटरेचर को यानी इंग्लिश लिटरेचर को भी इसने इफेक्ट किया। जैसे एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया था कि जब डव की बात होती है, जब कॉमेडी की बात होती है, तो नॉर्मली वो सिंबलाइज करता है पीस को, शांति को। ठीक है, शांति को। जब डार्कनेस की बात होती है तो अपन बात करते हैं इग्नोरेंस की, इवल की, ठीक है। जैसे दुष्टता की, जब अंधेरे की बात आती है, जब अंधेरे का जिक्र होता है तो नॉर्मली उससे मतलब होता है दुष्टता। ठीक है। ए जर्नी माइट सिंबलाइज अ लाइफ ऑफ डिस्कवरी। जैसे मान लो कोई कविता शुरू हुई जिसमें लेखक एक जगह से निकलता है और एक जगह पहुंचने की कोशिश करता है, तो असल में तो वो जर्नी है, लेकिन क्या पता कि लेखक, सॉरी, असल में तो वो जर्नी नहीं है, असल में लेखक बताना चाहता है जिंदगी के सफर के बारे में, है ना। लेकिन उसने सिंबल दिया है एक नॉर्मल जर्नी को, है ना। पर्पस ऑफ सिंबोलिज्म, अब सिंबोलिज्म यूज ही क्यों करना, है ना, टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन ए सिंपल और विजुअल वे। तो जो कॉम्प्लेक्स आइडिया होते हैं, जटिल आइडिया आइडिया होते हैं, जो सीधे सीधे समझाने मुश्किल होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिंबोलिज्म यूज किया जाता है, मेटाफर यूज किया जाता है, उदाहरण यूज किया जाता है ना। उदाहरण के तौर पे, है ना, जस्ट आउट ऑफ ब्लू मैं आपको एक सिंबल बताता हूँ, मेरे दिमाग में आया। जैसे सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला जान के थोड़े दिन पहले जाबी सिंगर थे जिनकी मौत हुई थी, है ना। तो उन्होंने, उनका एक गाना है जिनमें एक लाइन आती है कि इंडस्ट्री से ठुक सलमान वर्गी। यानी उन्होंने अपनी प्रेजेंस पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में उस तरह से बताई है जिस तरह, है ना, सलमान भाई का, सलमान भाई की जो प्रेजेंस है या जो रोब है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, है ना। तो देखो कितनी बड़ी बात सिर्फ एक लाइन में कह दी, है ना, कितनी लंबी बात कि मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, ठीक है, सेट में डिसाइड करता हूँ, गाने में डिसाइड करता हूँ, मेरी चलती है। ये इतनी सारी बात कहने के लिए उन्होंने सिर्फ एक नाम कहा कि इंडस्ट्री से ठुक सलमान वर्गी, है ना। तो यही होता है सिंबोलिज्म का मतलब, कि कॉम्प्लेक्स आइडिया को कम शब्दों में जल्दी समझा देना।
है ना, टू एड लेयर ऑफ मीनिंग, है ना, टू ए स्टोरी और पोएम, और एक लेयर ऑफ मीनिंग, एक अर्थ दे देना एक स्टोरी को, एक पोएम को, ठीक है। टू इमोशनली एंगेज द रीडर बाय कॉन्टेक्टिंग आइडियाज विथ इमेजिनरी। मान लीजिए कोई बात है बहुत ज्यादा जटिल है, सीधे सीधे पढ़ने वाले के समझ में नहीं आती, लेकिन सिंबोलिज्म का यूज करके लेखक को सिंबोलिज्म का यूज करके जो रीडर है उसको आइडियाज के साथ जोड़ा जा सकता है ना। अब ये इंग्लिश लिटरेचर में आया कैसे वो देख लेते हैं। विलियम ब्लेक, जब इंग्लिश लिटरेचर में सिंबोलिज्म की बात हो तो विलियम ब्लेक की बात सबसे पहले होगी, ये बात याद रखना, है ना। 1757 से 1827, यानी ये कौन पोएट थे, ये रोमांटिक पोएट थे साहब, ठीक है, रोमांटिक पोएट थे। कंसिडर ए प्रीकर्सर टू सिंबोलिज्म, ये क्या कि प्रीकर्सर माने जाते थे, यानी सिंबोलिज्म की शुरुआत करने वाले लोगों में से एक माने जाते थे। यूज्ड रिच पर्सनल सिंबल्स, romantic poets like Wordsworth, Coleridge, Shelley used nature and myth symbolically। तो फिर बाकी रोमांटिक पोएट जैसे वर्ड्सवर्थ हो गए, कोलरिज हो गए, शेली हो गए, उन्होंने नेचर और मिथ को भी है ना सिंबलिक सिंबोलिकली यूज किया है, ठीक है। फिर आर्थर सिमंस की बुक थी, है ना, द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो 1899 में पब्लिश हुई है ना, फॉर्मली इंट्रोड्यूस फ्रेंच सिंबलिस्ट आइडिया इन इंग्लिश लिटरेचर। कि जो आर्थर सिमंस भाई साहब थे उन्होंने किताब लिखी थी द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्मली फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया फ्रेंच सिंबलिस्ट को इंग्लिश लिटरेचर में, है ना। इन्फ्लुएंस मॉडर्न, है ना, मॉडर्निस्ट राइटर्स लाइक टी एस एलियट, डब्ल्यू बी यीट्स, जेम्स जॉयस एंड डी एच लॉरेंस, है ना। तो इन लेखकों ने भी सिंबलिज्म मूवमेंट का खूब यूज किया और सिंबलिस्ट मूवमेंट ने इन पोएट्स को भी प्रभावित किया। तो जब हम सिंबलिस्ट मूवमेंट का बात करते हैं तो विलियम ब्लेक की बात हमें थोड़ी सी और ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। यूज माइथोलॉजिकल एंड मिस्टिकल सिंबल्स इन हिज पोएट्री। इन्होंने क्या किया, अपनी पोएट्री में रहस्यवाद और पौराणिक कथाओं का रेफरेंस देके खूब सिंबल्स का यूज किया। इन्होंने एक पर्सनल माइथोलॉजी डेवलप की, जिसमें उन्होंने क्या क्या खंगाला, इंसान की धार्मिकता को, इंसान की नैतिकता को, और उसके जो इंसान को एक चिंता बनी रहती है कि मेरा अस्तित्व क्या है, उस चीज को इन्होंने खूब खंगाला। फिर बात करते हैं डब्ल्यू बी ईट्स की, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड आयरिश माइथोलॉजी एंड, है ना, ओकल्ट सिंबलिज्म इन हिज वर्क। भाई आयरिश माइथोलॉजी के थ्रू इन्होंने अपने वर्क में सिंबलिज्म यूज किया। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट ए क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल, ऑफन इनवॉकिंग मिस्टिसिज्म एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट। तो देखो ये सबसे ज्यादा अपने वर्क्स में, अपने पोएम्स में आयरिश माइथोलॉजी की बात करते थे, है ना, आयरिश पौराणिक कथाओं की बात करते थे, लौकिक कथाओं की बात करते थे, जिसमें ये धार्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म या रहस्यवाद और सुपरनेचुरल एलिमेंट यानी अलौकिक घटनाएं बहुत ज्यादा दर्शाते थे। टी एस एलियट, है ना, सबसे महान मॉडर्न राइटर, नोन फॉर हिज सिंबॉलिक फ्रेगमेंटेशन इन हिज वर्क द वेस्टलैंड। इनका सबसे शानदार अगर इनकी कोई कविता है तो वो है द वेस्टलैंड। तो इन्होंने क्या है, सिंबॉलिक फ्रेगमेंटेशन का यूज किया है अपने वर्क में द वेस्टलैंड में। हिज पोएट्री इज फुल ऑफ सिंबॉलिक रेफरेंसेस। इनकी पोएट्री में भर भर के सिंबॉलिक रेफरेंस है ना, टू कल्चर, हिस्ट्री एंड ह्यूमन कंडीशन, ऑफरिंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। कि इन्होंने भी अपनी कविता में जो पुरानी कथाओं से, अलग अलग देशों के अलग अलग संस्कृति के जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है ना, उनसे भी उन्होंने बहुत से रेफरेंस उठाए हैं, और वो भी बिना वॉर्न किए, यानी सीधी अब इंडियंस लोगों के कल्चर की बात करना शुरू कर देते हैं अपनी वेस्टलैंड में, चलते चलते ये संस्कृत में मतलब लिखना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने भी बहुत सिंबल्स का यूज लिया है। आर्थर सीमंस, ठीक है, ए प्रोमिनेंट थियरिस्ट एंड प्रमोटर ऑफ सिंबलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने प्रमोट किया था सिंबलिस्ट मूवमेंट को इंग्लिश लिटरेचर में फॉर्मली। जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, इनकी बुक थी द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, हेल्प्ड ब्रिंग फ्रेंच सिंबलिज्म इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड, है ना, ऑस्कर वाइल्ड यूज सिंबलिज्म इन हिज प्ले सेलोमे। ऑस्कर वाइल्ड थे, उन्होंने अपने प्ले, है ना, सेलोमे में सिंबलिज्म का खूब यूज किया। एक्सप्लोर्ड, है ना, एस्थेटिसिज्म, ब्यूटी एंड ट्रेजिक नेचर ऑफ लाइफ थ्रू सिंबॉलिक इमेजिनरी। तो उन्होंने सिंबॉलिक इमेजिनरी का यूज करके जिंदगी की खूबसूरती और उसकी जो
मतलब दुखद घटनाएं होती है, ट्रेजिक नेचर होता है जिंदगी का, उसको एक्सप्लोर किया। फिर बात आते हैं डीजी रोजेटी की, यानी दांते गैब्रियल रोजेटी की, ए की फिगर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। अपन ने थोड़ी देर पहले ही जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट पढ़ी थी, तो उसमें ये की फिगर थे, ठीक है। रोजेटी यूज्ड सिंबल्स ऑफ ब्यूटी, डेथ एंड डिजायर इन हिज पोइट्री एंड आर्ट वर्क। तो जो अपने डीजी रोजेटी साहब थे, वो अपने आर्ट वर्क में, अपनी पोएट में ब्यूटी के लिए, डेथ के लिए और इंसानी इच्छाओं के लिए बहुत से सिंबल यूज करते थे। हिज वर्क ऑफन एक्सप्लोर्ड थीम ऑफ लव, डेथ एंड untreated longing through vivid symbolic imagery। तो तरह तरह की इमेजिनरी यूज करके, तरह तरह के सिंबल्स यूज करके इन्होंने प्यार की बात की है, डेथ की बात की है, ठीक है। और अनक्वांटिटिंग लॉन्गिंग, यानी एक तरह से किसी चीज की क्रेविंग होती है, जैसे मान लो किसी चीज की आपको याद सताती है, तो उस चीज की भी उन्होंने, उस चीज को भी खंगाला इन्होंने सिंबल्स के थ्रू। अब बात करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। देखो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पढ़ने से पहले आप समझ लो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जिस तरह से ख्याल चलते हैं। तो एक बात याद रखना कि अपने दिमाग में जब कभी भी ख्याल चलते हैं, तो उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। कभी आप क्या सोचते रहते हो, चलते चलते क्या सोचने लगते हो। ग्रामर परफेक्ट नहीं होती है आपके दिमाग में। जब ख्याल चलते हैं तो आप लैंग्वेज परफेक्टली यूज नहीं करते, ठीक है। अजीब अजीब लैंग्वेज यूज करते हैं, ख्याल टुकड़ों में आते हैं, है ना। चलते चलते आप इंडिया में होते हो, अमेरिका में पहुंच जाते हो, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे बिना बताए जंप कर देते हो, है ना। ये अपने ख्यालों में चलता है। जब अपन किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो अपन एक टॉपिक पे नहीं टिकते। तो ठीक उसी तरह जिस तरह अपने ख्याल अपने दिमाग में चलते हैं, उनको मान लो अगर कोई पेपर पे लिख दे, कागज पे लिख दे, तो वो होगी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी दिमाग की बहती धारा, एक तरह से ऐसे मान लो। Stream of consciousness is a narrative technique that seeks to represent the continuous, chaotic, and often unstructured flow of thought। कि stream of consciousness है, वो represent करती है दिमाग के continuous, chaotic और often unstructured, यानी जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उस फ्लो को, है ना, उस विचारों के फ्लो को। फीलिंग्स, मेमोरी एंड सेंसेशन, कि फीलिंग्स, मेमोरी और सेंसेशन और विचारों के जो फ्लो है उसको रिप्रेजेंट करती है इन ए करेक्टर्स माइंड। इट मिमिक नेचर, है ना, और इंटरनल मोनोलॉग ऑफ ह्यूमन साइकी, कि ये जो दिमाग में नेचुरल यानी जो स्वाभाविक थॉट प्रोसेस होती है, या तो उसको मिमिक करती है, या कोई मन ही मन में किसी चीज को लेकर कोई बात नहीं सोच रहा होता, तो उसको क्या करती है, ये मिमिक करती है ना। आगे चलते हैं, की फीचर क्या है ना, खासियत क्या होती है आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। तो सबसे बड़ी खासियत है कि इंटीरियर मोनोलॉग, है ना। इंटीरियर मोनोलॉग यानी दिमाग के अंदर जब इंसान किसी चीज को लेकर सोच रहा होता है, किसी चीज के बारे में एक तरह से स्पीच सी दे रहा होता है, तो उसको बोलते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। जैसे शोज कैरेक्टर्स इनर थॉट डायरेक्टली, इंसान के कैरेक्टर के जो दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं उनको डायरेक्टली बताता है। नॉन लीनियर टाइम मूव्स बैक एंड फोर्थ इन टाइम, नॉट ऑलवेज इन सीक्वेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये बात आपको भी पता है, कि इंसान के थॉट सीक्वेंस में नहीं आते, है ना। चलते चलते पास्ट की सोचने लगते हैं, चलते चलते फ्यूचर की सोचने लगते हैं। फ्रेगमेंटेड सिंटेक्स, सेंटेंस में भी ब्रोकन, रन ऑन एंड ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट। तो सीधे बात है, आधे पढ़ते सेंटेंस सोचते हैं अपन, जब भी अपन दिमाग में कोई बात सोचते हैं। जरूरी नहीं है ग्रामर एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि अपन बोलते समय भी तो ग्रामर एकदम परफेक्ट यूज नहीं करते, ठीक है। तो टूटे फूटे स्ट्रक्चर में अपन ख्याल होते हैं अपने। एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। थॉट में जंप बेस्ड ऑन मेमोरी, इमोशन एंड सेंसेशन, कि अब विचारों को क्या क्या प्रभाव करता है। तो आपकी यादें, आपकी भावनाएं और आपकी सेंसेशन, है ना, ये सब मिलके विचारों को भाई प्रभावित करती है, और इनके आधार पर ही विचार इधर से उधर जंप करते हैं। लैक ऑफ पंक्चुएशन, है ना, often minimal or irregular punctuation to reflect थॉट स्पीड। पंक्चुएशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। सब्जेक्टिविटी, है ना, इंटायरली पर्सनल एंड इनवर्ड, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन। सब्जेक्टिविटी होती है, चीजों को विस्तार से बताया जाता है, ठीक है। चीजों पे विस्तार से सोचा जाता है। किसी एक चीज पे सोचना शुरू कर दिया तो उसके बारे में फिर विस्तार से सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिविटी में बात होगी। साइकोलॉजिकल डेप्थ, एक्सप्लोर डीप सबकॉन्शियस थॉट, डिजायर एंड फियर एंड डाउट्स। अब देखिए, एक बात बताऊंगा आपको,
जब इंसान बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, लेकिन जब वो सोचता है तो वो कुछ भी सोच सकता है ना? उसकी मतलब सबसे खतरनाक डर उसका, सबसे भयंकर डर उसका, उसकी सबसे गंदी इच्छाएँ, ये सारी उसके दिमाग में चलती है। तो ये जो इंसान के जो थॉट है, जो विचार है, उनको अच्छे से कंट्रोल है। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ था, ठीक है? तो द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट coined बाय फिलोसोफर विलियम जेम्स, ठीक है? विलियम जेम्स, ठीक है? विलियम जेम्स द्वारा सबसे पहले, है ना? विलियम जेम्स द्वारा सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया था, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपसे ये सवाल आ सकता है, ये किसके भाई थे? ये नोवेलिस्ट हेनरी जेम्स के भाई थे। इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, आपको कुछ याद आ रहा होगा, इन्हें अपन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, विलियम जेम्स को, ये वही है, ठीक है? लेटर adopted in literature to capture inner psychological realism, strongly influenced by Freudian psychology and modern ideas। फिर बाद में इसे लिटरेचर में अपना लिया गया इंसान के दिमाग को खंगालने के लिए, और जो फ्रॉइड था ना, फ्रॉइड, उसकी साइकोलॉजी और मॉडर्न आइडियाज ने इसे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है? जिसे अपन फ्राइड कहते हैं ना, सिगमंड फ्राइड, उसको ये अंग्रेज फ्रॉइड कहते हैं, ठीक? मेजर राइटर्स एंड एग्जांपल्स, तो बड़े बड़े राइटर्स जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है, और उनके वर्क के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर देते हैं। जैसे सबसे पहले नाम आएगा जेम्स जोइस का। इनका वर्क है यूलिसिस, जो 1922 में, है ना, पब्लिश हुआ था। ए पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, है ना, नोन फॉर डेंस एक्सपेरिमेंटल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उनका एक वर्क है जेम्स जॉयस का यूलिसिस, जिसमें एक यंग मैन जो एक आर्टिस्ट है उसको दर्शाया गया है, और उसके सब कॉन्शियस माइंड को वो क्या क्या सोचता है, वो सब कुछ दर्शाया गया है ना? स्पेशली फेमस इन फाइनल चैप्टर यूलिसिस, है ना, मोली ब्लूम्स सोलिलोक्वी विच इज अनपंक्चुएटेड एंड फ्री फ्लोइंग। तो एक मोली नाम का करेक्टर है, मोली ब्लूम नाम का करेक्टर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो दर्शाया गया है, वो यूलिसिस में खास करके फेमस है ना? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोली ब्लूम कहाँ पे कैरेक्टर है, तो आपको याद रखना होगा कि ये जेम्स जॉयस की यूलिसिस में कैरेक्टर है। वर्जीनिया वुल्फ, है ना, वर्जीनिया वुल्फ, इनको आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि मैं आपको जब मैंने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाया था तो मैं इनको पढ़ाना भूल गया था। तो आपको याद रखना है कि वर्जीनिया वुल्फ है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से भाई नाता रखती है, और असल में ये एक मॉडर्न राइटर है, ठीक है? तो मिस्टर डोल्वे, टू द लाइट हाउस और द वेव्स, है ना, ये किसकी किताबें हैं? ये वर्जीनिया वुल्फ की किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, ठीक है? ये अमेरिकन थी, ठीक, फोकस्ड ऑन इंटीरियर लाइव्स ऑफ कैरेक्टर स्पेशली वुमेन। ये फेमिनिस्ट भी थी, तो इन्होंने स्पेशली वुमेन के बारे में लिखा, उनकी लाइफ के बारे में लिखा, उनकी साइकी के बारे में लिखा। द स्ट्रीम इज ऑफन लिरिकल, ब्लेंडिंग एक्सटर्नल इवेंट्स विद इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, लिरिकल होती थी, कुछ कुछ म्यूजिक ऐड होता था इनकी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें, और ये बाहरी आइडियाज को जो इंटरनल दिमाग में जो चल रहा है उसके साथ मिला के पेश करते थे। फिर बात करते हैं विलियम फॉकनर की, ठीक है? वर्क द साउंड एंड द फ्यूरी और एज आई ले डाइंग, है ना, ये इनके दो काम थे विलियम फॉकनर के, द साउंड एंड द फ्यूरी एंड एज आई ले डाइंग, ठीक है? यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टू शो मेंटल, है ना, डिस जनरेशन स्पेशली इन द साउंड एंड द फ्यूरी। तो ये क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की मेंटल डिसइंटीग्रेशन को दर्शाते हैं, किस में? साउंड एंड फ्यूरी में, है ना, ठीक है? डोर्थी रिचर्डसन, इनका वर्क है पिलग्रिमेज सीरीज, है ना, इन्होंने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का अच्छा यूज किया है, और इन्होंने एक तरह से, ये भी फेमिनिस्ट थी, तो औरतों की स्ट्रीम, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में खासकर औरतों की बात होगी, है ना, उनके ही दिमाग की बात होगी, क्योंकि ये सोचते हैं कि जो मर्द है उनके पास सोचने समझने की शक्ति है नहीं। पर्पज और इफेक्ट देख लेते हैं। टू रिफ्लेक्ट द ट्रूथ नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट्स, इंसान के विचारों का असली नेचर सामने लाने के लिए, विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड और लीनियर, जो एक सीधी रेखा में नहीं है और ऑर्गेनाइज नहीं है। to allow readers to experience a character's inner world directly, offer a deep psychological portrayal rather than just external action, कि बाहरी एक्शन है वो ज्यादा नहीं होता, कि इंसान दिमाग में क्या सोच रहा है उस पर ज्यादा बात होती है।
ठीक है। अब थोड़ा इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में पढ़ लेते हैं, इतनी देर से बात करें कि इंटीरियर मोनोलॉग होता क्या है। ठीक है। द डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स थॉट एज दे occur in the mind without any mediation or comment from the narrator। कि जैसे एक तो अपने को कोई बता रहा होता है कि बंदा दिमाग में क्या सोच रहा है, एक अपने को सीधा वही सुनाई दे रहा है जो उसके दिमाग में सोचता है। जैसे आप इमेजिन करो कि आप ये शोज वगैरह देखते हो, जो डेली सोप आते हैं स्टार उत्सव वगैरह पे, जैसे ससुराल सिमर का। तो कभी कभी नहीं होता कि विलन सोच क्या रहा होता है ना, जो एंटोगनिस्ट है, जो मतलब विलन है, जो सिमरन की दुश्मन है, वो खड़े खड़े क्या सोच रही है दिमाग में, वो अपने को साफ सुनाई देता है, अपने को पता चलता है ये क्या सोच रही है। वो होता है इंटीरियर मोनोलॉग। ठीक है। मतलब उसके लिए कोई नरेटर नहीं होता, कोई व्याख्यात्मक नहीं होता, कोई हमें ये नहीं बता रहा होता कि ये कैरेक्टर दिमाग में ये सोच रहा है। अपने को सीधा सुनाई देता है, सीधे पता चलता है कि हाँ ये कैरेक्टर ये सोच रहा है। ठीक है। नो नरेटर इंटरफेरेंस, कि कोई मतलब बीच में आके छेड़खानी नहीं करता कोई नरेटर। फर्स्ट पर्सन व्यू होता है, ये सीधे सुनाई देती है जो वो सोच रहा होता है। फील स्पॉन्टेनियस एंड फ्रेगमेंटेड जस्ट लाइक रियल थॉट्स। और ये असली सोच की तरह ही होते हैं, कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जंप करते रहते, लीनियर नहीं होते। ऑफन यूज इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में खूब यूज किए जाते हैं। फिर से बात आ गई जेम्स जॉयस की यूलिसिस में, जिसमें मोली ब्लूम का जो मोनोलॉग है, जो सोलिलोक्वी है, उसके बारे में बात बताई गई है। जैसे उदाहरण दिया गया है, आप समझ सकते हो। यस बिकॉज ही नेवर डिड ए थिंग लाइक दैट बिफोर एज आस्क्ड टू गेट ब्रेकफास्ट इन बेड विथ कपल ऑफ एग्स। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका आप इंडियन निकालने जाओगे नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि इसका कोई लीनियर स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, कोई सही ग्रामर ही नहीं है ना। ये उसने वो चीज कभी नहीं की जो उसे करने के लिए कहा गया था। जैसे कि मैं अगर ब्रेकफास्ट में हूँ और कोई मेरे को भाई नाश्ता पूछे, तो मैं चाहूंगी कि एक मतलब सॉरी एक ऑमलेट हो और बेकन हो। ठीक है, वो वाली बात है, अजीब से थॉट है ना। दिस इज प्योर फ्लो ऑफ थॉट्स स्ट्रेट फ्रॉम द करेक्टर्स माइंड, नॉट फिल्टर्ड बाय द नरेटर। कि ये सीधे थॉट है जो करेक्टर के माइंड में आए थे, अपने को सीधे पता चल गए, न तो नरेटर की जरूरत पड़ी, क्योंकि नरेटर बताता तो उसको एक्सप्लेन करके बताता। फिर बात आती है नरेटेड इंटीरियर मोनोलॉग। यानी एक तो होता है इंटीरियर मोनोलॉग और एक होता है नरेटेड इंटीरियर मोनोलॉग। द थॉट ऑफ ए कैरेक्टर आर प्रेजेंटेड थ्रू द वॉइस ऑफ थर्ड पर्सन नरेटर। सीधी सी बात है, कोई नरेटर होगा जो अपने को एक कैरेक्टर क्या सोच रहा है वो बताएगा, तो ये होता है नरेटेड इंटीरियर मोनोलॉग। द नरेशन कैप्चर द कैरेक्टर्स थॉट इन देयर ओन idioms, but there is still some narrator प्रेजेंस, है ना। कि भाई कोशिश तो ये की जाएगी कि जो एकदम कैरेक्टर सोच रहा है वही बताया जाए, लेकिन जो नरेटर्स के कुछ आइडिया है वो उसमें मिक्स हुए बिना रहेंगे नहीं, है ना। फीचर क्या होते हैं? थर्ड पर्सन नरेशन, मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स वॉइस एंड नरेशन लैंग्वेज, है ना। मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स वॉइस एंड नरेटर्स लैंग्वेज, कि नरेटर की भी वॉइस मिक्स होगी और कैरेक्टर की भी जो वॉइस है, जो लैंग्वेज है, वो आपस में मिक्स होगी। ग्रामर इज मोर स्टैंडर्ड देन डायरेक्ट मोनोलॉग। अब कोई और इसे व्याख्या करेगा तो उसकी ग्रामर ज्यादा सही होगी। ठीक है। ऑफन यूज्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ, गुस्टाव फ्लोबर्ट एंड जॉर्ज एलियट। तो वर्जीनिया वुल्फ हो गया, गुस्टाव फ्लोबर्ट हो गया, जॉर्ज एलियट हो गया, ये बहुत ज्यादा यूज करते थे। ठीक है। एग्जाम्पल फ्रॉम वर्जीनिया वुल्फ मिस्टर डोलवे। अब एग्जाम्पल सुन लो वर्जीनिया वुल्फ के मिस्टर डोलवे से। शी वुड बाय द फ्लावर्स herself for Lucy had her work cut out for her, the doors would be taken off their hinges। तो ये है नरेटेड इंटीरियर मोनोलॉग। इनकी ना हिंदी करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग के थॉट्स है जो किसी ग्रामर स्ट्रक्चर को बहुत कम फॉलो करते हैं। हियर द नरेटर इज प्रेजेंट बट वी विल हियरिंग, है ना, क्लेरिसाज थॉट इट्स फिल्टर थ्रू नरेशन। यहाँ पे नरेटर मौजूद है, व्याख्या करने वाला मौजूद है, अपन जो क्लेरिसा है उसके थॉट सुन तो रहे हैं, लेकिन ये फिल्टर किए गए हैं नरेटर के द्वारा। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग में क्या अंतर होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है बॉर्डर है, बॉर्डर्ड है, इंक्लूड करता है सब कॉन्शियस को और सेंसरी फ्लो को। यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बड़ा है इंटीरियर मोनोलॉग से। ये सब कॉन्शियस माइंड को भी इंक्लूड करता है और सेंसरी फ्लो को, कि आप चीजों को महसूस कैसे करते हैं, ये भी इसमें मायने रखता है ना। इंटीरियर मोनोलॉग ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है,
ठीक है। वर्बलाइज्ड होता है, वर्बलाइज्ड थॉट होते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड और वर्बलाइज्ड थॉट यानी बोले गए थॉट्स होते हैं। में इंक्लूड इम्प्रेशन, इमेजेस, फीलिंग। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रेशन, इमेजेस और फीलिंग को इंक्लूड करते हैं, जबकि ये फोकस करता है क्लियर लॉजिकल स्पीच पे। ठीक है। ओपन क्योटिक और फ्रेगमेंटेड यानी बिखरा हुआ, और ये होता है मोर कोहेरेंट और कंट्रोल्ड, कि ज्यादा समझ में आने योग्य और कंट्रोल्ड होता है। अब बात करते हैं मॉडर्निज्म की। तो वैसे तो मैं आपको मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जो मॉडर्निज्म था वो रिएक्शन था औद्योगिकरण के खिलाफ, जो दो वर्ल्ड वॉर हुई थी उनके खिलाफ, और जो लोगों की ट्रेडिशनल वैल्यू है, जो उनकी परंपराएं थी, उनको वो जो छिन भिन हो गई थी, उनके खिलाफ एक रिएक्शन था। ठीक है। मॉडर्निज्म सर्च फॉर मीनिंग इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ड, कि एक टुकड़ों में बटा हुआ वर्ड, ऐसा वर्ड जो कंप्लीट नहीं था, उसमें लोग अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे थे। यही था मॉडर्निज्म। ठीक है। मॉडर्निज्म में सबसे ज्यादा यूज होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी जो पोएट थे या जो लेखक थे या जो नॉवलिस्ट थे, वो आपको कभी भी कंप्लीट चीज नहीं देंगे। जैसे मान लो पूरी स्टोरी बता दी, आपको एंड नहीं बताया, एंड आप पे छोड़ दिया कि आप लोग डिसाइड करो कि क्या होना चाहिए, है ना। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी चीजें कंप्लीट प्रोवाइड नहीं करना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज होता था। एलियनेशन और एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर की बात बहुत ज्यादा होती थी। एलियनेशन यानी अकेलापन, अलगाव की भावना बहुत ज्यादा खंगाली गई इसमें। और जो एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर है, जिसका मतलब है कि आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या दुनिया को मेरी जरूरत है, क्या मैं अपना रोल फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं। ये चीज मॉडर्निज्म में बहुत ज्यादा यूज की गई। बिलीव इन डीप मीनिंग बीनीथ क्योस, कि ये लोग है ना डीप मीनिंग्स की बहुत ज्यादा बात करते थे। जो आपने सुना नहीं है कि अपन पोएट्स पढ़ते थे तो अपने टीचर कहते थे कि लिखा तो ये हुआ है, लेकिन लेखक कहना चाहता है कि, यानी लिखते तो कुछ और थे और इनका मतलब कुछ और होता था। ये वो वाले लेखक थे, ये वही वाले लेखक थे कि अपना टीचर एक लाइन पढ़ता था और फिर उसकी एक पेज में व्याख्या करता था। वो सारी कविताएं मॉडर्न एज में लिखी हुई है। फोकस ऑन इंडिविजुअल कॉन्शियस, कि भाई अब समाज की बात नहीं होती थी, अकेले बंदे की बात होती थी, है ना। वन सेल्फ की बात होती थी, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या है, उस पे समाज कैसे प्रभाव डालता है, वो बातें ज्यादा होती थी, है ना। स्टाइल इज ऑफन सीरियस, इंटेलेक्चुअल एंड हाई आर्ट, है ना। स्टाइल है वो सीरियस होती थी, इंटेलेक्चुअल होती थी, यानी हर कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन में बात करते थे। और हाई आर्ट होती थी। यूज ऑफ मिथ, सिंबलिज्म एंड मेटाफर, मिथ का यूज करते थे, सिंबलिज्म का यूज करते थे, मेटाफर का यूज करते थे। एक क्वेस्ट फॉर ऑर्डर इवन इन chaos, कि मतलब ऑर्डर ढूंढना, सिस्टम ढूंढना, यहाँ तक कि तबाही में भी, chaos में। फेमस राइटर कौन कौन से हैं? तो जेम्स जॉइस हो गई, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, टीएस एलियट हो गए, एजरा पाउंड हो गए, फ्रांस काफका और सैमुअल बेकेट। अब ये सारे तो आपके याद होंगे, है ना, क्योंकि अपन ने इतनी बार पढ़ लिए हैं। जेम्स जॉइस हो गई, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, टीएस एलियट हो गए, एजरा पाउंड हो गए, सैमुअल बेकेट हो गए, एजरा पाउंड हो गई। सिर्फ देखो एजरा पाउंड का नाम तो इमेजिनिज्म में आ गया था। ठीक है। जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का नाम किस में आ गया था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आ गया था। टीएस एलियट का नाम सिंबोलिज्म में आ गया था। सैमुअल बेकेट का नाम नहीं आया अभी तक किसी मूवमेंट में। फ्रांस काफका भी नया नाम है। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की। ठीक है। ये 1945 के बाद अभी तक है वो अवेलेबल है, यानी अब अपन पोस्ट मॉडर्न एज में जी रहे हैं, है ना। रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्न एज, जो मॉडर्न एज में जो भी वैल्यूज थी उन पर बात होती थी, ये उनके खिलाफ रिएक्शन था, है ना। एंड इट्स बिलीव इन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, है ना, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और डेप्थ, कि ये जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की कोशिश करते थे, ये जो डेप्थ की बात करते थे, उसके खिलाफ एक रिएक्शन था। पोस्ट मॉडर्निज्म एम्ब्रेस रियल, है ना, रिलेटिविज्म, आयरनी, प्लेफुलनेस एंड द आइडिया दैट मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो एम्ब्रेस करता था रिलेटिविज्म को, ठीक है, आयरनी को, प्लेफुलनेस को, और की मीनिंग है वो बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, इस चीज पे बिलीव करता था। मेटाफिक्शन, है ना, राइटिंग अबाउट राइटिंग। मेटाफिक्शन का मतलब होता है कि किसी ने कोई लेख लिखा है, उसकी स्टोरी पे कोई दूसरा लेख लिख देना, ये होता है मेटाफिक्शन, है ना। पैरोडी यानी किसी की कॉपी करना, हास्यपद कॉपी करना, आयरनी, पेस्टिज यानी किसी का लेख पूरा का पूरा उठा के खुद छाप देना और बस हल्का फुल्का चेंज करना, ये होता है पेस्टिज।
जैसे अपने आजकल बॉलीवुड वाले नहीं करते कि साउथ की मूवी उठा के अपन वाले बना देते हैं, बस हल्का फुल्का उस पर चेंज करते हैं, वो होता है पेस्टिस। ब्लरिंग ऑफ हाई एंड लो कल्चर, की हाई एंड लो कल्चर है वो आपस में ब्लर हो गए हैं, आपस में एकजुट हो गए हैं, है ना। स्केप्टिसिज्म टुवर्ड ग्रैंड नैरेटिव, कि भाई सवाल उठाने की भावना है ना, कि अपन जैसे ये बिलीव रखा जाता है ना कि हर इंसान का एक उद्देश्य है, इस पे पोस्ट मॉडर्निज्म सवाल उठाता है। एम्फेसिस ऑन सरफेस ओवर डेप्थ, कि ये गहराई में जाने की बात नहीं करते, ये कहते हैं ऊपर ऊपर से ही ठीक है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन बता ही दिया मैंने आपको। प्ले विथ लैंग्वेज, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करते थे। और इंटरटेक्सचुअलिटी, यानी ये क्या करते थे, एक टेक्स्ट में दूसरे टेक्स्ट की बात करते थे, है ना। मतलब आप एक पढ़ोगे तो ये बीच में दूसरे कवि की बात करने लग जाते थे, दूसरे कवि में उसने क्या लिखा था, उसकी जो कृति थी उसके बारे में बात करने लग जाएंगे, ये होता है इंटरटेक्सुअलिटी, यानी एक टेक्स्ट में दूसरे टेक्स्ट की बात करना। फेमस राइटर थे, ये नाम याद रख लेना, ये थोड़े अनकॉमन नेम है, अभी तक लिटरेचर में आए नहीं है, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। थॉमस पाइकॉन, है ना, डॉन डिलेलियो, मार्गरेट एटवुड, ठीक है, सलमान रशीदी, ये इंडियन राइटर थे, ये आपको याद रहेंगे क्योंकि आपके 15 राइटर में ये एक है, तो इनको याद रखना पड़ेगा। जीन, है ना, बुडलियार्ड, इटाइलो, कैल्विनो और सैमुअल बेकेट, ना सैमुअल बेकेट, एक बार फिर से देख लो। थॉमस पाइकॉन, डॉन डिलेलियो, मार्गरेट मार्गरेट एटवुड और सलमान रशीदी, जीन बुल्डियार्ड और इटालो कैल्विनो और सैमुअल बेकेट, ठीक है। अब फीचर देख लेते हैं इसके, कि जो मतलब अंतर भी देख लेंगे मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में साथ में। ट्रूथ और मीनिंग, की सच्चाई और अर्थ कैसे देखते थे मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये बिलीव करते थे कि हर चीज का एक डीप मीनिंग होता है, हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। लेकिन ये कहते थे कि किसी चीज का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, जैसे इंसान की सोच है, जैसे उसका व्यू है ना, जैसे वो चीजों को इंटरप्रेट करता है वैसे उसका अर्थ बन जाता है, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल होती थी, सीरियस होती थी, इंटेलेक्चुअल होती थी, यानी ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, एक तरह से इंटेलेक्चुअल बातें ज्यादा करते थे। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न थे वो क्या थे, प्लेफुल थे, आयरोनिक थे, सेल्फ अवेयर थे। प्लेफुल का मतलब वो लैंग्वेज के साथ खेलते थे, नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे, है ना। स्ट्रक्चर की बात है कि खुद तो बिखरे हुए थे लेकिन ऑर्डर है और यूनिटी को ये ढूंढने की कोशिश करते थे, है ना। लेकिन ये फ्रेगमेंटेड ही होते थे, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको यूनिटी यूनिटी कुछ नहीं ढूंढनी। एटीट्यूड क्या था इनका, ट्रेजिक था, इंट्रोस्पेक्टिव था, ठीक है। ये स्केप्टिकल थे और ये ह्यूमरस थे, ठीक है। ऑथर्स रोल क्या होता था, है ना, ऑथर ऑन मीनिंग, है ना, अथॉरिटी ऑन मीनिंग, की मतलब क्या होगा वो ऑथर डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, अनडिटर्मिन्ड थे, ये डिसाइड नहीं करते थे कि एक मतलब जो भी एक नोवेल है या एक कृति है उसका एंड कैसे होगा, है ना। ऑफन क्वेश्चन, ये एंड में एक पर्सन छोड़ के जाते थे हमेशा। टेक्निक्स, टेक्निक्स क्या थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई, सिंबोलिज्म हो गई। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में पैरेडी, है ना, पेस्टिस, मेटाफिक्शन, ये मैंने आपको बताई थी अभी क्या होती है। गोल क्या था, मेक सेंस ऑफ द वर्ड, कि जो ये वर्ड है, ये दुनिया है, इससे मतलब निकालना। लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे ये कहते थे कि शो दैट नथिंग इज फुली मेक सेंस, कि असल में कुछ है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। किसी चीज किसी फिक्स उद्देश्य के साथ नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंटलिज्म है ना उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। तो ये कहते हैं कि कोई चीज है वो सेंस है वो नहीं बनाती है, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं निकलता है, हर इंसान अपने हिसाब से हर चीज का अर्थ निकालता है। तो इसी के साथ अपने सारे लिटरेरी मूवमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब आएंगे 15 इंडियन राइटर्स, जिनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था उनको साथ पढ़ा दूं, लेकिन टुकड़ों में पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के साथ टाटा बाय बाय।